व्हाट इज एआई एंड दूसरा चीज आईओटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नारद मुनि के पास ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे थी और वो कहीं भी प्रकट होके कोई भी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी को भी दे पाते थे। एआई में नारद मुनि का एलिमेंट है। आपको लगता है एआई एग्रीकल्चर को रिप्लेस करेगा या लोग या किसानों को रिप्लेस कर पाएगा? पहिया आया, पहिया जॉब्स थोड़ी लेके गया लोगों की, उसने ह्यूमन प्रोग्रेस की। टेक्नोलॉजी को थ्रेट की तरह से देखना डजंट अलाउ यू टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज इन अ पॉजिटिव वे। अगर आप इस देश को देखो ना, ये बहुत कमाल की धरती है भाई। यहाँ ठंड भी होती है, यहाँ गर्मी भी होती है, यहाँ सारे सीजन है, यहाँ काली मिट्टी भी है, यहाँ लाल मिट्टी भी है, यहाँ सारी मिट्टी है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अभिनव, हमारे देश में सब कुछ, मोस्टली सब कुछ उगता है और सब कुछ उगाया भी जा सकता है। कहीं आप भी यकीन करते हैं कि ज्यादातर किसान हमारे देश में फेल हो रहे हैं? एग्रीकल्चर को उस नैरेटिव से देखने की कोशिश नहीं करता, जो नैरेटिव एक्चुअली बहुत गलत भी है और स्ट्रांग भी हो गया है। अगर इस देश में हम इरिगेशन करना ही सही से सीख लेना कि प्लांट को उतना ही पानी दें जितने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी अभिनव। केवल अगर मैं पानी ठीक कर दूं। सिर्फ पानी। द मोमेंट आई से दिस, माई बॉडी गेट्स एक्साइटेड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्री टॉक के एक नए एपिसोड पर। अब हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगर देखें तो जिस तेज़ी से एआई और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, कई सारे लोग को लग रहा है उनका जॉब जा सकता है। आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया है कि कैसे एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे आज के एपिसोड के मेहमान हैं मिस्टर शैलेंद्र तिवारी जी, जो कि हैं फाउंडर ऑफ द कंपनी फसल। अब फसल एक ऐसी कंपनी है जो आईओटी और एआई का इस्तेमाल कर रही है एग्रीकल्चर में किसानों का मदद करने के लिए, किसानों तक सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के एपिसोड में हमने समझा है कि एग्रीकल्चर की दुनिया में आप एआई का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आईओटी और एआई होता क्या है, और अगले 5 से 10 साल में एआई एग्रीकल्चर को कैसे बदलेगा। हमने इस एपिसोड में एक स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया है, जहाँ हमने समझा है कि यदि आपको एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है, यदि आपको एक टीम बिल्ड करना है, क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं, इस एपिसोड को ज़रूर देखिए। एआई के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर और स्टार्टअप्स के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एपिसोड को देखिए अंत तक, और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेजेंटिंग टू यू मिस्टर शैलेंद्र तिवारी ऑन एग्री टॉक। शैलेंद्र भाई, फाइनली वेलकम टू एग्री टॉक। थैंक यू सो मच अभिनव, आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हियर। तो मैं जो क्वेश्चन आपसे पॉडकास्ट से पहले पूछा था, अभी फिर से पूछूंगा एक बार। आप ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? यार, हमने कंपनी शुरू की थी फसल 2018 में। आई वॉज बॉर्न इन वाराणसी। अच्छा। बट मैं रहा बहुत जगह हूँ। आई ग्रू अप बहुत जगह पे, दिल्ली में, ग्वालियर में, पूना में, बेंगलोर में, हिमाचल में, यूपी में, बहुत जगह। अच्छा, सब जगह। और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें देखने का मौका मिला। और एक चीज़ जो हमारी तरफ ज़्यादा कहते हैं ना, ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर मत करो, खेती मत करो। सभी लोग ये बोलते हैं कि कुछ और करना चाहिए। और फसल शुरू करने के पहले हमने काफ़ी रिसर्च की थी यार। बहुत लोगों से मिलने का मौका मिला, एग्रीकल्चर को थोड़ा क्लोजली समझने का मौका मिला। मुझे ये समझ में आया कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो सही नहीं है, वो पूरी पिक्चर नहीं है, वो होलिस्टिक नहीं है। एग्रीकल्चर एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का है, ये बहुत हेट्रोजीनियस नहीं है कि एक जैसा है हर जगह। मतलब यहाँ भी एग्रीकल्चर का यही तरीका है, वहाँ भी वही तरीका है, सारे फार्मर्स ऐसे दिखते हैं, सारे फार्मर्स यही करते हैं, ऐसा नहीं है। सब जगह अलग है, बहुत अलग है। और जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक किसी इंडस्ट्री की सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन और नैरेटिव्स नहीं बनेंगे, तब तक लोग उसे कभी भी सही लाइट में नहीं देखेंगे। और इनफैक्ट आपने शुरू किया तो मैं बहुत खुश था बिना व्हेन यू रीच्ड आउट, बिकॉज मुझे लगा ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो इन चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से दिखाती हैं। इसमें कंट्रीब्यूट करने का कोई भी तरीका हो, अगर एग्रीकल्चर के नैरेटिव को सही करने का कोई तरीका हो, एग्रीकल्चर को सही लाइट में दिखाने का कोई सही तरीका हो,
आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट। ग्रेट। आई थिंक इसमें मैं दोबारा आऊँगा, मैं अपना थॉट्स आपको बताता हूँ। बिल्कुल। लेकिन ऑडियंस के लिए और आपको बोलने के लिए आज का पॉडकास्ट एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ है, मतलब IoT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी आजकल एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है। आई थिंक पूरा दुनिया AI को लेके आगे बढ़ गया है, लेकिन शायद एग्रीकल्चर में जो हमारे किसान हैं उनको उतना अवेयरनेस नहीं है। जैसे कि आपने कहा एग्रीकल्चर के नैरेटिव को बदलना, मतलब कहानी को बदलना। मैंने भी जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, मेरा कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मैंने कभी खेती नहीं किया है। ऑडियंस बहुत बोलती है तू खेती नहीं करता है, क्यों कर रहा है ये सब। मैंने जब आया इंडस्ट्री में, फर्स्टली मैं देखा कि नॉलेज का एक गैप है। दूसरी बात कि जैसे आपने कहा कि सब लोग बोल रहे हैं एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, बट ओइंग टू द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, जो हमारे नेटवर्क हैं, जिन लोग से मैं मिला उनके पास दे वर डूइंग रिलेटिवली वेल। अब ये भी सच्चाई है कि ज़्यादातर किसान शायद अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट उसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ लोगों को लगता है कि इंडस्ट्री में ही प्रॉब्लम है। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? आप भी देखे हैं कि बहुत सारे किसान अच्छा कर रहे हैं, बट कहीं आप भी यकीन करते हैं कि ज़्यादातर किसान हमारे देश में फेल हो रहे हैं? हर बिजनेस में पैसा बनता है हम्म। और बिजनेसेस में पैसा नहीं भी बनता नहीं भी बनता है ना। करेक्ट। क्रॉप्स को ही देखिए, जैसे मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूं जहां हम वीट और पैडी उगाते हैं। हम्म। प्राइमरीली हमारी फैमिली ने वही किया है बहुत लंबे टाइम तक। 1 एकड़ में वीट का जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो 30-40-50 हज़ार के आसपास, 30-40 हज़ार के आसपास होता है। जो रेवेन्यू होता है वो 50-55-60 हज़ार तक भी हो सकता है। कोई एक्सपोर्ट कर रहा हो, किसी और स्पेसिफिक पर्पस के लिए उगा रहा हो, तो और भी हो सकता है। यानी 1 एकड़ में आपने 30,000 रुपए खर्च किए, 60,000 रुपए बनाए। उसी 1 एकड़ में अगर आप ग्रेप उगाते हैं तो जो आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो 3 लाख रुपए हो जाता है। अच्छा। जो आपका रेवेन्यू है वो 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 लाख कुछ भी हो सकता है। कौन सी क्रॉप आप उगा रहे हैं, किस क्वालिटी की उगा रहे हैं, किस क्या रेट मार्केट है के लिए हमारा? उगा रहे हैं। सो ये कहना कि एग्रीकल्चर में पैसा नहीं है, ये गलत है। डिपेंड करता है कि आप क्या उगा रहे हैं, वो डिमांड में है क्या, कैसे उगा रहे हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी उगा रहे हैं तो मार्केट रिवॉर्ड करती है। आप देखें देश भी कितना बदला है। हम अगर 1990s में लें तो एवरीबडीज पेरेंट वाज वर्किंग, सब लोग काम कर रहे थे कहीं, और टेबल पे खाना है तो सब लोग खुश हैं। 30 साल में देश की इकोनॉमी $320 बिलियन 1990 में थी। जीडीपी इस वक्त $4 ट्रिलियन के आसपास है। लोगों की डिस्क्रिशनरी इनकम जो पर कैपिटा इनकम है वो $3,000-4,000 के तरफ जा चुकी है। और हम कोशिश कर रहे हैं, देश अगर आगे बढ़ेगा तो डिस्क्रिशनरी इनकम और बढ़ेगी। जब देशों में डिस्क्रिशनरी इनकम बढ़ती है तो 2 चीज़ें होती हैं, ये कॉमन है अक्रॉस ऑल द इकोनॉमीज। लोग अच्छा खाते हैं, लोग अच्छा पहनते हैं। सो यानी फूड का नेचर जो पहले सिर्फ पेट भरने के लिए यूज होता था वो अब न्यूट्रिशन की तरफ चला गया है। अगर आप न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड है तो अपने को मिलता है पैसा। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स इस तरीके से कर रहे हैं कि वो सब स्टैंडर्ड है, उसमें प्रोडक्टिविटी के इश्यूज हैं, तो फिर चैलेंज है, पैसा नहीं बनेगा। बट ये इंडिविजुअल फार्म टू इंडिविजुअल फार्म है यार। ये ऐसा नहीं कि पूरे एग्रीकल्चर में आप कुछ भी कर लो पैसा नहीं बनता है। महाराष्ट्र के फार्मर्स हैं, महाराष्ट्र की जीडीपी कुछ 450 जीएसडीपी 450-500 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसमें 50 से 60 बिलियन डॉलर एग्रीकल्चर से आता है। आप वहां जाएं तो यंग लोग पढ़ाई करते हैं, एग्रीकल्चर की खेती करते हैं। वहाँ की ज़मीन भी, अगर मैं बनारस से हूँ, वहाँ गंगा प्लेन्स हैं, बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है। आप महाराष्ट्र में जाइए, ज़मीन इतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मेहनत की, उन्होंने क्रॉप्स खोजी, उन क्रॉप्स को उगाया, उनको सीखा समझा और पैसा बनाते हैं। आप कश्मीर देखिए, या फिर आप हिमाचल देखिए, या फिर आप इवन राजस्थान देखिए। राजस्थान को भी देखने के 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि बहुत सनी है और ज़मीन सैंडी है। दूसरा तरीका ये भी है कि भगवान ने इतनी लाइट दी है कि कभी पावर की कमी नहीं पड़ेगी। सो जैसे ही वहाँ पॉली हाउसेस, नेट हाउसेस आए, गांव के गांव हैं जहाँ पे नेट हाउसेस, पॉली हाउसेस, गांव बदल गए हैं यार। मैं गया था अभी, बसेड़ी गया था, वहाँ मिनी इजराइल जो कहते हैं, करेक्ट, वहाँ 2000 एकड़ ग्रीन हाउस है। मैं वही कह रहा हूँ। सो अब
आप उन फार्मर से पूछिए ना, पैसा बनता है कि नहीं? बिल्कुल बनता है। अभी कुछ किसान है जो मैं मतलब जैसे इंटरेक्ट करता हूँ, वो लोग कहते हैं कि अगर हम गेहूँ बाजरा ये सब कर रहे हैं, मतलब यही छोड़ दें तो उगाएगा कौन? और अभी हम गोभी करने जा रहे हैं, उसका 2.5 रुपये किलो है, टमाटर कर रहा हूँ, उसका 5 रुपये किलो है। जैसे आपने बोला ये दूसरा नैरेटिव है, बट वही वो डर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और जैसे आपने बोला कि किसी भी बिजनेस में लॉस हो सकता है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री में कैमरा का आप करो, लेकिन एग्रीकल्चर में आई थिंक जो अलग ट्विस्ट आता है कि कई हद तक ये नेचर डिपेंडेंट एक इंडस्ट्री है। आप कितना टेक्नोलॉजी लगा लो उतना आपका कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन यदि आप एक साधारण छोटे किसान हो, आप सब कुछ सही कर सकते हो, एक दिन बारिश आ जाए या जैसे तापमान बढ़ जाए, आपका फसल बर्बाद हो सकता है। यार अभी ना एक मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। चलिए आप बोलिए। एक बहुत ही लॉजिकल, एडवांस और मीनिंगफुल एग्रीकल्चर वैल्यू चेन कैसे ऑपरेट करेगी? किसान को पता हो कि कौन सी क्रॉप मुझे इस जमीन पे लगानी चाहिए जिसकी मार्केट डिमांड है, ठीक है? सो उनको ये इंफॉर्मेशन मिले, फिर उनको उनके कॉन्टेक्स्ट में सही सीड मिले। कहने का मतलब कि जो उनके जमीन के लिए, उनके क्लाइमेट के लिए और क्लाइमेट ओरिएंटेड रिस्क्स के लिए बनी हो, वैसा सीड मिले। फिर उनके पास वो नॉलेज हो जो इस सीड को सही तरीके से उगा पाए। उनको सही टाइम पे पानी देने की समझ हो कि यार मुझे मेरे प्लांट को इस वक्त इतने पानी की जरूरत है, या इस प्लांट को इस वक्त इतने फर्टिलाइजर या इस टाइप के फर्टिलाइजर की जरूरत है, या इसमें ये रोग आने वाला है, इस रोग से मैं पहले ही बचा लेता हूं। फिर वो हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्ट करें तो ऐसा प्रोड्यूस निकले जो रोबस्ट हो, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो न्यूट्रिशियस हो। और जब मैं क्वालिटी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ न्यूट्रिशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी शेल्फ लाइफ की भी बात कर रहा हूं। या फिर इसकी समझ हो कि इसको कहां भेजना है। फिर उनको उस मार्केट का एक्सेस हो, ठीक है? फिर इस मार्केट के एक्सेस को वो लेवरेज कर पाए, सही गाड़ी में अपना सामान रख पाए, वो गाड़ी सही जगह पे जा पाए और सही कंज्यूमर के हाथ में प्रोड्यूस लगे, है ना? ये एक आइडियल वैल्यू चेन है। अब अपन चैलेंजेस को देखते हैं। यहां चैलेंज क्या है? और गोभी 2.5 रुपए की क्यों बिक रही है, या टमाटर 5 का क्यों बिक रहा है? टमाटर 5 का क्यों बिक रहा है, या फिर बाजरा कौन उगाएगा? हम्म। बाजरा उगाएंगे लोग। बाजरा उगाएंगे जब बाजरा इस वैल्यू चेन में आइडियल क्रॉप बनती है। सो अगर आप फार्मर को देखें, है ना, फार्मर और फार्मिंग एज अ प्रोफेशन को देखें, तो दो काम करना चाहता है किसान। एक तो वो अच्छी क्रॉप उगाना चाहते हैं कि अच्छा खिलाएं, है ना। मैं बहुत फार्मर से मिलता हूं जिनको बहुत संतोष मिलता है इस बात से कि उन्होंने अच्छा प्रोडक्शन किया, क्वालिटी प्रोडक्शन किया, बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड उगाया, कम और पेस्टिसाइड यूज किया, सही कम पेस्टिसाइड। लोगों में ये बहुत जागरूकता बढ़ रही है। और दूसरा, इस बिजनेस के माध्यम से उनको अपना परिवार भी चलाना है ना, ये टारगेट है। अब क्या उनके पास वो इंफॉर्मेशन है जो उनको सही सीड की समझ दे और सही क्रॉप मार्केट डिमांड की समझ दे? अगर ये होता है तो बहुत बढ़िया, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फिर उसके बाद प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस, है ना। और अगर आप किसी क्रॉप को देखें, फ्रूट एंड वेजिटेबल, जैसे हम तो हॉर्टिकल्चर के विद्यार्थी हैं, वही 6-7 साल से समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी क्रॉप्स की समझ नहीं भी है, बट इस सेगमेंट में बहुत टाइम बिताया है हमने। अब प्रोडक्शन का टाइम आया। प्रोडक्शन के टाइम में क्लाइमेट का रिस्क है। अगर क्लाइमेट का ही रिस्क है और रिस्क जो फार्मर ले रहा है वो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का ले रहा है, इसका भी सोल्यूशन है। सरकार 2016 में एक फार्म लेवल वेदर बेस्ड इंश्योरेंस या वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस लेके आई थी। उससे क्या होता है? अचानक से बारिश होगी 10 दिन पहले हार्वेस्टिंग के, फार्मर का कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन उनको मिल जाएगा। वेदर बेस्ड पैरामीट्रिक क्रॉप इंश्योरेंस। मतलब मानो मेरा 10 रुपए कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, बारिश आके मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया, करेक्ट। गवर्नमेंट उस इंश्योरेंस के थ्रू वो 10 रुपए मुझे दे देगी, करेक्ट, किसी भी किसान के लिए। करेक्ट। अब आपको बताता हूं, पहले साल, और मुझे ये स्कीम इतनी अच्छी लगी थी यार, मैं बता नहीं सकता हूं।
इस स्कीम की प्रॉब्लम बताता हूँ। इसमें इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस थे। जैसे इस स्कीम के माध्यम से वेदर की इंफॉर्मेशन सबसे क्रिटिकल बन जाती है कि मेरे फार्म पे 10 दिन पहले बारिश हुई क्या, और क्या इतनी थी कि मेरी पूरी फसल बर्बाद करके ले गई। अब अनफॉर्चुनेटली देश में बहुत सारे वेदर स्टेशन तो है नहीं। इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको बहुत डेंस वेदर नेटवर्क, वेदर डेटा कलेक्शन नेटवर्क सेटअप करना होगा, वो है नहीं। बट इसका सोल्यूशन है अभिनव। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस और देशों में होता रहा है, हमारे देश में अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं पहुंचा है, बट सरकार की कोशिश है। अब आपने इस रिस्क की बात करी, हमने इस रिस्क को टांग लिया, मतलब हमने इस रिस्क को सॉल्व कर लिया, फसल मेरा बच गया, करेक्ट। अब मेरी फसल बच गई तो मैं उस रिस्क से आगे आ गया। अब मेरे पास सही मार्केट एक्सेस है कि नहीं, है ना? अगर मेरे पास मार्केट एक्सेस है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो मुझे दिक्कत होगी। जैसे अगर मैं किन्नौर के किसी गांव में आवोकाडो उगा रहा हूं या ब्लूबेरी उगा रहा हूं और किसी को मालूम ही नहीं है, और मैं उन लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहा जिनको ब्लूबेरी खाना है, तो मेरे उगाने का नुकसान ही हो गया ना। करेक्ट। बट ऐसा नहीं है कि ब्लूबेरी की जरूरत नहीं है, लोग खा रहे हैं बहुत। 5 साल में कितना पिक हुआ है। अगर आप कोकोनट भी लीजिए, मुझे कोकोनट इतना फैसिनेटिंग लगता है कि 5-6 साल पहले कोकोनट कहाँ मिलता था, इतना नहीं मिलता था। correct. हर जगह मिलता है। बाकी जगह छोड़ो, आजमगढ़ के गांव में मिलता है कोकोनट। 5 साल में देखिए ना फूड हैबिट्स कितनी चेंज हुई। अब नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर सारे किसान एक साथ कॉलीफ्लावर उगाएंगे एक ही रीजन में और प्रोडक्शन सरप्लस होगा, तो फिर प्राइस क्रैश होगा। कौन से किसान बाजरा गेहूं उगाएंगे? मार्केट की डिमांड के हिसाब से उगाएंगे। अगर मार्केट की डिमांड के हिसाब से उगाएंगे तो बाजरा, वीट और राइस की भी खेती उतनी ही प्रॉस्परस हो सकती है। तो चैलेंजेस हैं, हम आइडियल वैल्यू चेन से बहुत दूर हैं अभी भी। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पीछे के 5-6-7 साल में मैंने खुद बहुत प्रोग्रेस देखा है यार, बहुत प्रोग्रेस देखा है। बहुत गांव में घूमे, बहुत फार्मर से मिले, बहुत फार्मर से बात करते हैं, प्रोग्रेस देखा है। मुझे लगता है सबसे बढ़िया जो एक इनोवेशन इंडियन एग्रीकल्चर में हुआ ना, वो था चीप इंटरनेट और सेलफोन। सही बात। IoT भी नहीं, सेलफोन, स्मार्टफोन। मैं बताता हूं, जैसे महाराष्ट्र के किसान सक्सेसफुल हैं। ये किसान ने नया ये एक्सपेरिमेंट किया, उससे उन्होंने ये प्रोग्रेस की। ये बात उसी 50-100 किलोमीटर में पहले रह जाती थी। अब लोग वीडियो बनाते हैं और ये बात नागालैंड तक पहुंचती है, पॉडकास्ट जैसे वीडियोस पे। बिल्कुल। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खुद में इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब वी शुड बी ग्रेटफुल टू पीपल हु फिगर्ड दिस आउट। इतना बड़ा इनोवेशन है। अगर कोई किसान आपसे अगली बार कहे कि 5 रुपए ही टमाटर के मिलते हैं, तो उन्हें यह भी बताइए कि 5 नहीं, कभी कभी 25 और 50 भी मिलते हैं, और इसको एवरेज आउट करके देखा जा सकता है क्या। क्योंकि परिवर्तन है ना, एनी चेंज अभिनव इज अगेंस्ट करंट बिलीफ्स। अगर सारे लोग करंट बिलीफ्स में रहेंगे तो कोई नई चीजें ट्राई नहीं करेगा, और कोई नई चीज ट्राई नहीं करेंगे तो प्रोग्रेस कहां से होगी। एक कोई कोट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऑल प्रोग्रेस बिलोंग्स टू द अनरीजनेबल मैन। मतलब इसका मतलब यह है कि सोचिए, किसी ने महाराष्ट्र में 1970 या 80 में डिसाइड किया कि हम यहां ग्रेप लगाएंगे, तो उनसे लोगों ने कहा होगा ना कि ग्रेप तो यहां किसी ने लगाया ही नहीं, यहां की मिट्टी पता नहीं उसका सपोर्ट करेगी या नहीं, हमारे पास तो इसकी नॉलेज भी नहीं है, हमें तो इसका ये भी नहीं पता कि किसको बेचना है। तो किसी ने जिद पकड़ ली होगी कि नहीं हम तो करेंगे, और हम एक सक्सेसफुल ग्रेप एक्सपोर्टिंग कंट्री है। करेक्ट। ऑल दिस प्रोग्रेस बिलोंग टू दैट वन अनरीजनेबल मैन। उसने जो पहले सोच उठाया कि हो सकता है। उन्होंने कहा, सोचिए कितना सेल्फ बिलीफ लगता होगा इन चीजों में। और उस वक्त जितने लोगों ने भी ये सोचा होगा, उतने लोगों ने यही कहा होगा ना कि क्या बेतुकी बात है। ऑल प्रोग्रेस बिलोंग्स टू द अनरीजनेबल मैन। वी नीड मोर अनरीजनेबल पीपल इन एग्रीकल्चर। लाइक व्हेन यू सेड कि ये करना चाहिए,
तो और भी लोगों ने कहा होगा एग्रीकल्चर का पॉडकास्ट कौन सुनेगा यार, सुनने वाले बहुत हैं, बहुत, मतलब आप अगर देखो द कोर ऑफ ह्यूमैनिटी इज प्रोग्रेस, पीपल वांट टू प्रोग्रेस, किसान प्रोग्रेस करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि नए सीड क्या है, नई तरीके क्या है, नई टेक्नोलॉजी क्या है। पता कैसे चलेगा अगर सब लोग ये सोच के बैठेंगे कि एग्रीकल्चर का पॉडकास्ट नहीं चलेगा, किसी ने ट्राई भी नहीं किया, तो प्रोग्रेस कहाँ से होगी? एक आदमी भी इम्पैक्ट हो जाए तो चल गया। बिल्कुल। और एक आदमी इम्पैक्ट हो जाए, कितने लोगों की सक्सेस, यू नो, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट? कितने लोगों का फेलियर एक आदमी को सक्सेसफुल बनाता है, बट यू नीड टू बी परसिस्टेंट। अगर आप गिव अप कर दोगे, नहीं होगा तो नहीं होगा, देन तो यू ऑलरेडी डिसाइडेड द आउटकम ना, राइट। सो मुझे ना ऐसे गांव में जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ ना, जो मुझे बताते हैं कि हम सबसे पहले लोग थे जिन्होंने ड्रिप इरिगेशन ट्राई किया, मुझे लगता है ऐसे लोगों को अवार्ड देना चाहिए। या फिर हमने सबसे पहले ग्रीन हाउस ट्राई किया, या फिर हमने सबसे पहले IoT ट्राई किया। ऐसे लोगों के कंधे पे भार है इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोग्रेस का, एंड दीज पीपल शुड बी सेलिब्रेटेड। आज हम लोग भी बहुत सारे ट्रेनिंग वर्कशॉप करते हैं उन किसानों के साथ जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ कहा कि जो गलती हमने 100 बार किया है, बहुत पैसा गवाया है, तब जाके एक नेटवर्क बनाया है, तब जाके आप लोग को ये सीख डे 1 पे मिल रहा है। करेक्ट। तो कई बार लोग कहते हैं कि आप सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखाते हो। अब एग्रीकल्चर में लोग फेल तो कर रही हैं, हम लोग भी जानते हैं, बट सक्सेस स्टोरी का ये लोग जो सक्सेसफुल बने हैं आज, वो कितने बार फेल किए होंगे। चाहे एक स्टार्टअप में आप ले लो, चाहे वो खेती में ले लो, राइट? तो देयर आर मल्टीपल फेलियर्स। वो आखिरी सक्सेस आप देख रहे हो इस पॉडकास्ट के थ्रू, तो इस उनके फेलियर और सक्सेस से आपको सीखना चाहिए एंड इम्प्लीमेंट करना चाहिए। करेक्ट। एंड जो प्राइस वेरिएशन का आपने भी बोला, आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, राइट? मूविंग अहेड, जो मेन मतलब आज के डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है सब इंडस्ट्री में, एंड आई थिंक जो ये इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री को सॉल्व भी कर रहा है एग्रीकल्चर में, वो है AI IoT। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं किसान के लिए सिंपल शब्दों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI क्या होता है आज के डेट में, एक ChatGPT के ज़माने में हमें व्हाट इज़ AI, एंड दूसरा चीज़ IoT क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ये काफी मुश्किल सवाल है, पर मैं कोशिश करता हूं जी। हम सब बड़े हुए हैं नारद मुनि के बारे में सुन के, कृष्ण के बारे में सुन के, संजय के बारे में सुन के, एकलव्य के बारे में सुन के। नारद मुनि के पास ब्रह्मांड की सारी इंफॉर्मेशन सेम टाइम पे थी, और वो कहीं भी प्रकट होके कोई भी कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन किसी को भी दे पाते थे, है ना? AI में नारद मुनि का एलिमेंट है, या फिर संजय ने बहुत दूर से महाभारत होते हुए देखी। वो वहां थे नहीं, पर देख सकते थे, देख के बता सकते थे कि क्या चल रहा है। AI में संजय का एलिमेंट है। या फिर कृष्ण है ना, कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गाइड किया, AI में कृष्ण का एलिमेंट है। या फिर एकलव्य भी ले लो, है ना, मतलब उनके पास कोई टीचर नहीं था, उन्होंने दूर से देख के धनुष चलाना सीखा, तो देखा उन्होंने, सीखा, सीख गए और बहुत बढ़िया किया। AI में इन सब चीजों का एलिमेंट है। अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं ना, तो AI देख सकता है, सुन सकता है, सीख सकता है, गाइड कर सकता है और कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब अगर हम किसान भाइयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक किसान के लिए क्यों बिल्कुल रेलेवेंट है ये? जैसे 5 एकड़ की खेती है, खेत है 50 किलोमीटर दूर, और इनफैक्ट मैं बहुत कॉन्टेक्चुअल एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे एक फार्मर है नॉर्थ कर्नाटका में, वो हमारे उस एरिया में बहुत अर्ली अडॉप्टर थे। कोविड आ गया, फार्म जा नहीं सकते थे, पर उनका लेबर फोर्स वहाँ था, तो सिस्टम पे देख के बताते थे कि ये करना है, एंड ही गॉट अ गुड क्रॉप। अब मैं बताता हूँ ये चीज़ें कोरिलेट कैसे होती हैं। 5 एकड़ का फार्म है,
अब वही आइडियल वैल्यू चेन को लेते हैं अभिनव, है ना। एआई टूल से बता सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कोकोनट का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। कैसे ये होता है? आप ट्रेंड्स देखिए, जैसे बहुत सारे सालों तक कोकोनट बहुत स्पेसिफिक रीजन में और बहुत स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होता रहा। सही बात है। फिर कोविड आया तो लोगों ने ध्यान देना शुरू किया कि यार खाना न्यूट्रिशियस होना चाहिए, और न्यूट्रिशियस, ताकि बॉडी और हेल्दी बने, इम्यूनिटी बढ़े। तो लोगों ने ऐसे प्रोड्यूस खोजे जो बॉडी को और हेल्दी बना सकते हैं, बॉडी को और इम्यून बना सकते हैं। तो उन्होंने वो खरीदना शुरू किया। अब बहुत सारे लोग बहुत थोड़ा खरीदने लगे तो प्राइस बढ़ गया। ऐसे बहुत सारे ट्रेंड्स आप पकड़ सकते हो, है ना, कि यार बहुत लंबे टाइम तक ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहा था, या इसकी मार्केट डिमांड स्टैग्नेटेड थी, या इतनी ही थी, या इस रेट पे ही ग्रो कर रही थी, लेकिन ये मार्केट डिमांड पिक हो रही है। सही निकलते हैं ये ट्रेंड्स फ्यूचर। सो एआई में कृष्ण के, एकलव्य के, नारद मुनि के सबके एलिमेंट्स हैं, बट एआई भगवान नहीं है। प्रिडिक्शन ऑलवेज कम्स विद सर्टेन एक्यूरेसी। कुछ लेवल तक एक्यूरेट होगा, कुछ लेवल तक नहीं। बट अगर हम इनएफिशिएंसीज को देखें ना, और डिग्री ऑफ इनएफिशिएंसी को देखें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि इन चीजों को 100% एक्यूरेट होने की जरूरत भी नहीं है। अगर हम 60-70%, कॉइन टॉस नहीं है ये, 60-70% भी एक्यूरेट है तो भी फायदा है। अब आपको पता लग गया कि भाई नहीं, ये 4-5 प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, है ना। हमने ये इंफॉर्मेशन किसानों को उन रीजन्स में पास की जहां इस प्रोड्यूस को उगाने के लिए बहुत अच्छे कंडीशंस हैं, सॉइल वैसी है, क्लाइमेट वैसा है, कम्युनिटी नॉलेज वैसी है। ये काम एआई कर सकता है। किसानों को बता सकता है कि आप अपने रीजन से क्या ग्रो कर सकते हैं। बल्कि आप क्या ग्रो कर सकते हैं, आपको मार्केट डिमांड के हिसाब से क्या ग्रो करनी चाहिए, ये पहला हिस्सा हो गया। फिर दूसरा हिस्सा कि भाई इस सॉइल का 50 साल का एनालिसिस ये है, क्लाइमेट का 50 साल का एनालिसिस ये है, इसमें चेंज ये आ रहा है, इसके हिसाब से कैसा सीड वैरायटी चाहिए, इसमें भी आप एआई की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद हमने सीड लगा दिया, हमने उगाना है। तो आप अगर देखें ना, फार्मिंग पर से 5 चीजें होती हैं। रोज रोज पानी देना है, या पानी कब देना है और कितना देना है, कोई रोग तो नहीं लग गया है या लगने वाला है, इसको कैसे बचाएं, कोई पेस्ट इशू, कोई इंसेक्ट तो नहीं लग गया है, इसको कैसे बचाएं, फर्टिलाइजर कब देना है, कितना देना है। अगर बिजनेस के पैरेलेंस में बात करें अभिनव, तो प्लांट को भी आप एक मशीन की तरह समझिए जो पानी, खाद और सनलाइट लेके कुछ प्रोडक्शन करती है। कई बार फोटोसिंथेसिस। अब इन चीजों को ऑप्टिमम तरीके से कैसे करें, सही तरीके से कैसे करें, सटीक तरीके से कैसे करें, इसमें भी एआई हेल्प कर सकता है। कितना मतलब प्लांट को कितना न्यूट्रिशन देना है, कब देना है, कितना देना है, कब पानी देना है, बिल्कुल। इसके बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का बिल्कुल सही टाइम क्या है। जैसे ऑयल पाम एक स्पेसिफिक टाइम पे अगर आप हार्वेस्ट करेंगे तो उसका रिकवरी ऑफ ऑयल बहुत हाई होता है। दिस होल्ड्स ट्रू, ये सारी क्रॉप्स के लिए सही है। कब हार्वेस्ट करूं ताकि शेल्फ लाइफ अच्छा है। बिल्कुल, शेल्फ लाइफ या क्वालिटी, मतलब वो अपने उरूज पे कब है, द प्रोड्यूस इज एट इट्स पीक, इसमें भी एआई मदद कर सकता है। इसके बाद कौन सी मार्केट में लेके जाएं, कौन से रूट से लेके जाएं, किस जगह पे लेके जाएं। पोस्ट हार्वेस्ट भी देखिए, अगर हम फ्रेश प्रोड्यूस की बात करें तो कितने टेम्परेचर पे रखना है, कितनी ह्यूमिडिटी पे रखना है, किस कोल्ड स्टोरेज में रखना है, कितनी जल्दी पहुंचाना है, पूरा वैल्यू चेन इनेबल हो सकता है। एआई को बिजली की तरह अपन हॉरिजॉन्टल लेयर माने अगर इनेबलमेंट की, ह्यूमन प्रोग्रेस की, तो आप सही यूज केसेस को समझ पाएंगे। अब हम आईओटी की बात करते हैं। आईओटी इज लाइक इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चीजों का जाल, नेटवर्क। करेक्ट, चीजों का नेटवर्क है। और यहां मशीनें आपकी हेल्पर बन गई हैं, आपकी आंखें बन गई हैं, आपकी सेंसेस बन गई हैं और आपकी हेल्पर बन गई हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
हम फार्म पे बहुत सारा IoT डिप्लॉय करते हैं। हमने 90,000 एकड़ के आसपास IoT डिप्लॉय किया हुआ है। डिप्लॉय कैसे करते हैं, मतलब ये? मशीन होती है, उस मशीन को फार्म पे लगाते हैं। ठीक है, सिंपल सा एक मशीन है, उसमें Correct. सेंसर्स हैं। सेंसर्स हैं, उसको फार्म पे लगाते हैं। ठीक है। अब इरिगेशन ही देखें अगर, है ना, सो इरिगेशन के 3 डिसीजंस हैं। कब, कितना, किस क्रॉप के हिसाब से, किस क्रॉप की स्टेज के हिसाब से। सब पता कैसे चलेगा? ये प्लांट पानी जमीन से लेता है या तो भगवान देता है बारिश के हिसाब से। अब अगर जमीन में पानी है ही नहीं है तो प्लांट पानी कहां से लेगा? जमीन में आप सेंसर्स लगा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि पानी है कि नहीं। दूसरी चीज, हर जमीन, हर सॉइल का टेक्सचर अलग होता है। कोई काली जमीन होती है, कोई लाल होती है। उन सब में पानी कितनी तेजी से नीचे जाता है वो अलग भी होता है। अलग होता है। और कितना पानी प्लांट खींच सकता है वो भी हर सॉइल के टेक्सचर पे डिपेंड करता है। अब आपने एक गणित कर ली कि भाई सैंडी सॉइल है, इसमें पानी तो 80% दिख रहा है लेकिन ये बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा और प्लांट खींच ही नहीं पाएगा। आपको वो इंफॉर्मेशन भी मिल गई। अगर जमीन को माँ का गर्भ समझिए जो प्रोड्यूस उगा रहा है ना, तो उसकी कुछ आइडियल कंडीशंस होंगी। टेम्परेचर होगा, बायोम होगा, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट होगी। आप सेंसर्स लगाइए, आपको समझ में आएगा कि ये कंडीशंस प्रोडक्शन के लिए हेल्दी हैं कि नहीं। टेम्परेचर ले लीजिए, अगर सॉइल का टेम्परेचर 22-24 डिग्री के बीच में रहता है तो प्लांट बहुत सारा न्यूट्रिशन ले पाता है। करेक्ट। वो टेम्परेचर है कि नहीं। अब आपने IoT डिवाइस लगाया है, आप पता नहीं कहाँ हैं, आप दुनिया के किसी कोने में हो सकते हैं। आपने इसको जोड़ दिया क्लाउड से और उसके ऊपर एक एप्लीकेशन लेयर बना दी, तो किसान ने मोबाइल पे देखा, उन्होंने कहा टेम्परेचर तो ज्यादा है। कहीं भी हो उनको ये बात पता लग गई। अब आपने एक तरीका ऐसा खोज लिया जिससे जो चीजें आपको दिख रही थी, जो नहीं भी दिख रही थी, वो आपको दिखाई देने लगी, वो आपको सुनाई देने लगी, वो आपको फील होने लगी। IoT सेंसर्स या ऐसे इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस हैं जो वो दिखा रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो वो सुना रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं, और जो वो एनालाइज कर रहे हैं और उसके बाद आपकी मदद कर सकते हैं। सो आप बहुत सारी मशीनों को जोड़ दीजिए। जैसे किसान स्प्रेयर लेके निकले, अब टैंक में स्प्रे है। अब पहले से पता लग गया कि भाई 1/4 खत्म हो गया, उनको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। तो स्प्रेयर ने उन्हें बता दिया कि भाई खत्म हो गया स्प्रे। उन्होंने कहा घर पे कि भाई नया घोल बनाओ, मैं आ रहा हूं। सो इस मशीन ने उनसे बात करनी शुरू कर दी। IoT नेटवर्क है सेंसर्स या ऐसे डिवाइसेस का, या हम यहां का एग्जांपल ले सकते हैं जैसे लाइट है या साउंड है। एक ऑप्टिमम साउंड फ्रीक्वेंसी होगी, मॉड्यूलेशन होगा, या फिर दूरी होगी। जैसे अगर ये रेडियल वॉइस कैप्चर करता है तो अगर मैं बहुत दूर हो गया तो ये अपनी पावर बढ़ा देगा कि नहीं, ये दूर हो गया है सामने वाला, इसको और पकड़ना है। या लाइट की, लाइट भाई इतनी ही गिरनी चाहिए। अगर ये बंदा बहुत मूव कर रहा है यहाँ पे तो लाइट का फॉल ऑफ लाइट इनके ऊपर चेंज हो रहा है, तो लेट मी ये वाला बल्ब ज्यादा बढ़ा देता हूँ, वो वाला बल्ब कम कर देता हूँ। IoT का एग्जांपल हुआ है। बिल्कुल, ये IoT और AI के एग्जांपल्स हैं। I will go back to my quote. All of these are monumental changes, shifts in technology, और ये ह्यूमन एम्पावरमेंट की लेयर्स हैं यार। ये वो लेयर्स हैं जो ह्यूमन प्रोग्रेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं। फूड की शॉर्टेज हो रही है, कैसे होगी? जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, फिगर आउट करेंगे कि खराब दिन में भी अच्छी क्रॉप कैसे उगानी है, या फिर कैसे ये श्योर हो जाएं कि यार सही मार्केट में ही अपना प्रोड्यूस भेज रहे हैं, या फिर ये सही फर्टिलाइजर है मेरे लिए या वो सही फर्टिलाइजर है मेरे लिए, या फिर इस सीड को मुझे इस तरीके से उगाना है इसी फार्म पे और उस सीड को मुझे उस तरीके से उगाना है। ऑल ऑफ दीज आर लेयर्स ऑफ ह्यूमन एम्पावरमेंट। AI और IoT कुछ नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो फंडामेंटल शिफ्ट
कर सकती हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो एक प्रकार से मानो आपका एक एक आपने बोला मेन IIoT में आपका एग्जांपल लेते हैं, एक मेन डिवाइस रहता है फार्म पे, और फिर सॉइल में अलग अलग एक सेंसर होता है, और ऐसे क्या क्या सेंसर्स होते हैं? एक सॉइल मॉइस्चर आपका हो गया, फिर कुछ अलग अलग प्रकार के सेंसर्स आप बता सकते हैं क्या यूज़ होता है? टोटल कितने सेंसर्स होते हैं बिल्कुल, IoT इन जनरल में? बिल्कुल। हर चीज़ जो सेंस हो सकती है उसका सेंसर बन सकता है। हो सकता है आज बन गया हो, कल ना बन, मतलब कुछ आज बन गया हो, कुछ कल बनेंगे। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम वही सेम एग्जांपल लेना कि किसान को पानी देना है, डिजीज मैनेजमेंट करना है, पेस्ट मैनेजमेंट करना है, फर्टिगेशन करना है और क्लाइमेट के रिस्क का मैनेजमेंट करना है। एक चलते हैं, सबसे पहले पानी का उदाहरण ले लेते हैं। पानी का ही लेते हैं। हाँ। जैसे अब हमने एक प्लांट को लिया, अब इन प्लांट्स को ले लीजिए, है ना। पानी का ही उदाहरण लेते हैं हम। पानी क्या करता है? न्यूट्रिशन ऊपर से नीचे लेके जाता है और प्लांट को ठंडा रखता है, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट इट डज। अब जितना बड़ा प्लांट होगा, साइज होगा, उतनी ही ज्यादा पानी की जरूरत होगी, है ना। सो स्टेज ऑफ द क्रॉप क्या है? जैसे प्लांट इतना बड़ा है या इतना बड़ा है। दूसरा, पानी सॉइल से लिया जा रहा है अगर सॉइल मीडियम है तो, और प्लांट में रोटेट हो रहा है। अब प्लांट्स में ओपनिंग्स हैं जिसके थ्रू पानी बाहर भी जा रहा है। करेक्ट, टमाटर। करेक्ट। जमीन से भी पानी का लॉस हो रहा है, सो ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, इवेपोट्रांसपिरेशन भी हो रहा है। प्लांट की कुछ इनहेरेंट रिक्वायरमेंट्स में भाई इतना पानी तो होना ही चाहिए, बेसिस इस क्रॉप स्टेज के कि मेरा फ्लावरिंग का प्लांट है, इसको इतना पानी तो लगता ही है। अब ये सारी गणित को इकट्ठा करते हैं। हमने सॉइल का टेक्सचर को समझा कि भाई इसमें पानी रुकता है या बहुत जल्दी चला जाता है। इसको सेंस करने का क्या तरीका है? दैट इज नंबर 1 कि सॉइल में वाटर के पर्कुलेशन का रेट क्या है। फिर दूसरा कि पानी है कितना और कितना पानी खींचा जा सकता है। सो सारा पानी प्लांट खींच नहीं सकता, अवेलेबल वाटर का कुछ ही हिस्सा प्लांट खींच सकता है। अब वो खींचने वाला पानी कितना है? जैसे अगर हम 1 मीटर क्यूब का सॉइल स्ट्रक्चर लें तो उसमें मे बी 70% पानी है, जिसमें 50% पानी ही प्लांट खींच सकता है। अब इसके लिए आपको क्या क्या सेंसर चाहिए? आपको ये समझना है कि सॉइल का टेक्सचर क्या है, उसमें पानी कितना है, सॉइल का मॉइस्चर क्या है, और ऐसे और कौन से फैक्टर्स हैं जैसे सॉइल का टेम्परेचर क्या, वाटर, रूट के वाटर अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है या कम करता है। जैसे अगर रूट ऐसी स्टेट में है कि फुली फंक्शनल नहीं है तो पानी कितना भी रहे फिर भी नहीं खींच पाएंगे। उसके लिए क्या सेंस कर सकते हैं? अब क्लाइमेट पे आए, बारिश हुई है क्या? ये सब सॉइल मॉइस्चर सेंसर से हो जाता है या अलग? बिल्कुल, आप बहुत सारे सेंसर, मतलब आप सेंसर्स यूज कर सकते हैं, आप डेरिवेशंस भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे सॉइल का टेक्सचर चेंज नहीं होता है ना। अगर सॉइल का टेक्सचर चेंज नहीं होता और मुझे ये पता लग गया कि सॉइल सैंडी सॉइल है या सैंडी लोम है तो ठीक है, मैं खुश हो गया। मेरे लिए एक चीज मैंने पकड़ ली। सॉइल का मॉइस्चर मैंने ले लिया, सॉइल का EC मैंने ले लिया, सॉइल का pH मैंने ले लिया, सॉइल का टेम्परेचर मैंने ले लिया। हो सकता है कल ऐसे भी सेंसर्स बन जाएं जो अभी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि NPK पकड़ लिया या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पकड़ लिए। हर वो सॉइल प्रॉपर्टी जो प्लांट को इंपैक्ट करे, क्या वो सेंस की जा सकती है? या तो सेंस कर लें या तो डिराइव कर लें। जैसे अगर मुझे टेम्परेचर पता है, अगर मुझे ह्यूमिडिटी पता है, अगर मुझे विंड की स्पीड पता है, अगर मुझे कितना सन का इंटेंसिटी ये पता है, तो मैं डिराइव कर सकता हूं कि ट्रांसपिरेशन या इवेपोरेशन क्या हो रहा है। करेक्ट। करेक्ट। अब हमने सेंसर्स के थ्रू ये सारा डेटा ले लिया। हमने ये डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि भाई पानी बरस रहा है कि नहीं, बरस रहा है तो कितना बरस रहा है, क्या बरसा तो भी इतना भी नहीं बरसा कि जमीन गीली भी नहीं हुई, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फिर 25 mm 30 mm बारिश हुई है? टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है? आपने पढ़ा होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी डिक्टेट करती हैं कि स्टोमेटा कितना खुला है, थोड़ा खुला है या बड़ा खुला है। आप ये सारी गणित इकट्ठा करिए तो आपको ये पता चलता है कि पानी कितना है जो प्लांट यूज कर सकता है, कितने की जरूरत है और किस रेट से वाटर लॉस हो रहा है। आप ये सारी चीजें इकट्ठा कर दीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि यार 100 लीटर पानी है जमीन में, जिसमें से मात्र 50 लीटर पानी इस्तेमाल करने लायक है,
जिसमें से हर घंटे 5 लीटर गायब हो रहा है, यानी 10 घंटे पानी चलेगा। अब अगले दिन के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए ताकि प्लांट का वो फंक्शनिंग ना बंद ना हो। इस तरीके से IoT कैन हेल्प। ये वो सेंसर्स है जो हम फार्म पे लगाते हैं। इन सेंसर्स के थ्रू क्लाउड में ये कैलकुलेशंस करते हैं, ये साइंस के मॉडल्स बना के किसान उनको को अगर लगाते क्लाउड हैं। समझाना है, क्लाउड क्या होता है? क्लाउड ब्रेन है, और इस ब्रेन का स्पेसिफिक फंक्शन है वो डेटा स्टोरेज या फिर प्रोसेसिंग, है ना। अब हमारे पास इतना दिमाग है, हमारे दिमाग का साइज इतना है, दिमाग के साइज से ये भी समझ में आता है कि कितना प्रोसेस कर सकते हैं, कितना स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम चीजें भूलते हैं, मनुष्य बातें भूलते हैं, इसलिए भूलते हैं क्योंकि उतनी जगह नहीं है ना हर चीज रखने की। क्लाउड क्या है, आप बहुत सारे दिमाग एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, बहुत सारे दिमाग एक जगह रखना शुरू कर दीजिए, वहां पे आप इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। सो यानी जो सेंसर से डेटा आ रहा है वो मैंने ऐसे छोटे छोटे दिमाग इकट्ठा करके बहुत बड़ा सा एक मेमोरी स्पेस बना दिया, डेटाबेस मेमोरी स्पेस बना दिया, और उस मेमोरी स्पेस में मैं सारा डेटा रख रहा हूँ। अब यहीं पे मैं ये गणित भी कर रहा हूँ कि भाई सेंसर मुझे बता रहा है कि 50 लीटर पानी है, टेम्परेचर मुझे बता रहा है कि बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है कि बढ़ रहा है। इस सब के थ्रू मुझे पता लग गया कि पानी का लॉस कितना है, और इन सब चीज़ों को मिला के मैंने एक गणित करी और किसान के मोबाइल पे भेज दी कि भाई पानी इतना था, खत्म हो रहा है इस तरीके से, 10वें 12वें घंटे पे या कल 4 बजे 200 लीटर पानी पर प्लांट डाल देना, और ना कम पड़ेगा, मतलब प्लांट को पूरा नहीं पड़ेगा। दैट इज व्हाट वी डू। समझ गया। तो इरिगेशन के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स के आप मेजर करते हैं, एंड ये सारा डेटा किसान को कैसे मतलब फ़ोन पे मिलता है और वो उसके बेसिस पे अपना एक्शन ले सकते हैं। तो सेंसर हो गए आपके, जो वो स्टेशन उसको क्या बोलते हैं मेजर चीज़ को? IoT स्टेशंस बुलाते हैं। IoT स्टेशन। तो उसमें क्या हो रहा होता है? उसमें ये सारे सेंसर्स लगे हुए हैं। अच्छा, सो वो एक डिवाइस सारे है, सेंसर एक ही जगह पे हैं। एक जगह पे भी हो सकता है और टुकड़े भी हो सकते हैं। सो ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर तो आपको सॉइल में डालना। करेक्ट, सॉइल मॉइस्चर सेंसर हमने सॉइल में डाल दिया। वेदर स्टेशन जिसमें विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रेनफॉल, वो एक जगह लगा दिया। प्लांट की कैनोपी, जैसे अगर आप कभी खेत के अंदर जाएं, टमाटर के खेत में जाएंगे तो अलग फील होता है, ग्रेप के या पोमोग्रेनेट के खेत में जाएं तो अलग होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो सब कुछ अलग होता है। सो जितना बड़ा फार्म होगा वो भी बदलता है, तो उसके लिए छोटे छोटे सेंसर लगा दिया। इसके बाद सनलाइट कितनी गिर रही है, जैसे हम उसी मशीन वाली बात पे जाएं कि Correct. प्लांट मशीन है, पानी, फर्टिलाइजर और सनलाइट ले रहा है, सनलाइट कितनी गिर रही है, किस क्वालिटी की गिर रही है। जहां भी ये डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है, ऐसी हम मशीनें बनाते हैं, इन मशीनों को फार्म पे लगाते हैं। इस वक्त हमने कुछ 6-7 हज़ार के आसपास मशीनें लगा रखी हैं, ऐसी बड़ी बड़ी, जो हर फार्म में डेटा कलेक्ट करती है। और इसके बाद ये सारा डेटा लेके आना क्लाउड पे, जो बहुत सारे छोटे छोटे दिमाग बना के बहुत सारा बड़ा दिमाग का स्पेस बना दिया है स्टोर करने के लिए। वहीं पे हम ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, और हम अपने किसान को बता रहे हैं कि भाई आज सुबह आप उठे हो तो आपके 4 फार्म हैं, इस फार्म में पानी की कमी है, उस फार्म में रोग लगने वाला है या लग सकता है, उस फार्म में कीट लगने वाला है। और हम वेदर का जब एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई आज से तीसरे दिन बारिश होने वाली है। सो अगर आप तीसरे दिन हार्वेस्टिंग का प्लान बना रहे हैं तो दूसरे दिन कर दीजिए। ये करते हैं। तो सिंपल शब्दों में मैं अगर किसानों को समझाना चाहूँ, वेदर स्टेशन है, आपके सेंसर्स हैं, सारा डेटा आप कलेक्ट करते हैं, डेटा को एक जगह स्टोर करते हैं, AI का इस्तेमाल करके किसान को बोलते हैं कि भाई ये सारे चीज़ के हिसाब से आप ये कर सकते हो, ताकि किसान सही समय पे सारे प्रेडिक्शन दे सके। बिल्कुल, यही है IoT एंड AI एग्रीकल्चर में। अगर IoT और AI का एप्लीकेशन अभिनव एग्रीकल्चर में बहुत है, ये मेजर है। ये वो हिस्सा है जिस पे हमने बहुत डीपली काम किया है। सो सेंसर्स या कोई भी ऐसा तरीका हो, जैसे हम सैटेलाइट से भी फोटोज लेते हैं, हम रेडार से भी डेटा लेते हैं, कोई भी मैं आपको अगर और सिंप्लीफाई करके बताऊं तो हमने ये सोचा था कि जब कोई किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसी एक्सपीरियंस को रेप्लिकेट करना है। जैसे मैं बीमार हुआ, मुझे फीवर आ रहा है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा ब्लड टेस्ट करेंगे, टेम्परेचर लेंगे, मेरी आंखों का कलर देखेंगे, बीपी देखेंगे, कुछ हो सकता है टेस्ट करने भेजें, फिर वो टेस्ट देखेंगे, वो फिर कहेंगे अच्छा ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है, ये वाली दवाई ले लीजिए। अगर आप
प्लांट्स को भी देखें तो वो भी हमारी तरह बीइंग्स ही हैं। और जो भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इनको इम्पैक्ट करते हैं, जैसे वेदर हो गया, सॉइल हो गया, सन हो गया, अगर आप ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और बीच में आप डॉक्टर बिठा पाते हैं, तो डॉक्टर आपको बताते रहेंगे कि भाई क्या दिक्कत है। ये सारा डेटा देख के तो लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं है, या फिर ये सारा डेटा देख के लगता है, ये सारी गणित करके लगता है कि पानी की ज़रूरत है। और इसको किसानों तक पहुंचाना, सो हम एसएमएस के माध्यम से भी पहुंचा देते हैं कि भाई कल पानी देना है, दे दीजिएगा। अगर उनके पास स्मार्टफोन है उसके हिसाब से भी पहुंचा देते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हॉर्टिकल्चर जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं सबके पास ही स्मार्टफोन्स हैं। करेक्ट। और लोग मोबाइल ऐप देख लेते हैं, सुबह उठते ही देखते हैं कि भाई क्या करना है, दोपहर में देखते हैं, सोने के पहले देखते हैं। मैं जो समझ रहा हूँ लेकिन कि ये जो आप सिस्टम्स बनाते हैं IoT है कि वो हर क्रॉप के लिए अलग से आप डेटा कलेक्ट करते हैं। मतलब आज आप 5 6 7 साल से कर रहे हैं, तो मानो ग्रेप्स का उदाहरण लो, तो ग्रेप्स का आपके पास महाराष्ट्र में किस सॉइल में कितना पानी मिलता है वो सारा एक डेटा कलेक्ट हो गया है। वो डेटा बेस से ही आप AI मॉडल को तैयार करते हैं, मैं राइट? हम क्रॉप साइंस पे ज़्यादा काम करते हैं अभिनव, अच्छा। AI पे कम। हमारा जो मॉडलिंग का बेसिस है वो क्रॉप साइंस है। और मैं समझाता हूँ। क्रॉप साइंस क्या होता है? अगर आप एग्रीकल्चर पढ़ें तो एग्रीकल्चर के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे एग्रोनॉमी एक सब्जेक्ट है, या फिर प्लांट फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, करेक्ट, या फिर प्लांट पैथोलॉजी एक सब्जेक्ट है, या फिर कीटों का एंटेमोलॉजी एक सब्जेक्ट है। और मैं इसको एक बहुत सिंपल उदाहरण की तरीके से समझाता हूं। जैसे कोविड जब हुआ तो साइंटिस्ट ने SARS-CoV-19 वायरस को पढ़ा बहुत डिटेल में, जितनी डिटेल में पढ़ सकते थे। और उस वायरस को पढ़ के उन्होंने बताया कि यार इंसान से इंसान को इन्फेक्शन होता है, इंसान से कुत्ते को, यार कुत्ते से इंसान को नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आपको ये वायरस लग गया है आपकी बॉडी में तो 4 से 5 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कुछ लोगों के लिए 7 दिन का होगा जिनका इम्यूनिटी हाई है, कुछ लोगों के लिए 10 दिन का होगा। लेकिन 4 से 10 दिन के बीच में आपको इसके साइन और सिम्टम्स दिखने लगेंगे। फिर ये जब आपको बीमार करेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। अब ये साइंस प्रेवलेंट है उनके लिए भी जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनके लिए भी जो इंग्लैंड में रहते हैं, उनके लिए भी जो मध्य प्रदेश भारत में रहते हैं, और उनके लिए भी जो कर्नाटक भारत में रहते हैं। यानी उन्होंने साइंस को पढ़ा, उन्होंने डेटा नहीं पढ़ा, उन्होंने कोर साइंस को पढ़ा। इसका फायदा ये होता है कि अगर हम भी इरिगेशन एज अ साइंस को पढ़ें तो उसमें क्या क्या है, उसमें मिट्टी है, मिट्टी को पानी को पकड़ने की और उसको छोड़ने की एबिलिटी है, प्लांट का एज के हिसाब से वाटर रिक्वायरमेंट की एबिलिटी है, प्लांट के ट्रांसपिरेशन की एबिलिटी है, सॉइल के इवेपोरेशन और इसके मिक्स इवेपोट्रांसपिरेशन की एबिलिटी है, यही है। और कुछ वक्त पानी ज्यादा चाहिए होता है, कुछ वक्त कम। अगर हम ये बेसिक साइंसेस पे मॉडलिंग करें तो ये मॉडल महाराष्ट्र में भी चलेगा, गुजरात में भी चलेगा, कर्नाटक में भी चलेगा, केंट यूके में भी चलेगा, और जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में भी चलेगा। एक प्रकार के क्रॉप के लिए, एक प्रकार की क्रॉप ही नहीं। जैसे ऐसे पकड़ें कि डॉक्टर आपका टेम्परेचर देख रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर देख रहे हैं और आपको कुछ टेस्ट लिख रहे हैं, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन अपने आप कर रहे हैं कि यार ऐसा ऐसा ये सिम्टम्स हैं, ये वाला डेटा ऐसे यूज करना है। सो अगर आपने कोर वेरिएबल्स ही पकड़ लिए कि भाई इन्हीं चीजों से पानी की जरूरत पड़ती है, वो इस प्लांट को भी इसी तरीके से इसी रिक्वायरमेंट से पानी की जरूरत पड़ती है और पानी इसी तरीके से खींचा जा सकता है, और उसका एप्लीकेशन आप बाकी चीजों पे करेंगे तो साइंस होल्ड्स ट्रू। समझ गया, मेन फोकस है क्रॉप साइंस। लेकिन तभी भी जैसे रीजन का तो समझ गया, आपने एक डेटाबेस बना लिया तो शायद महाराष्ट्र में भी अडेप्ट कर लेगा, यूके में भी कर लेगा, लेकिन ग्रेप्स को मानो जितना पानी चाहिए वो अलग होगा कैप्सिकम को। बिल्कुल, ग्रेप का क्रॉप साइकिल अलग है, कैप्सिकम क्रॉप साइकिल अलग है, क्यूकम्बर का क्रॉप साइकिल अलग है। तो कुछ पर्टिकुलर क्रॉप्स में ज़्यादा आपका काम रहा है, एंड व्हाट आर द काइंड ऑफ क्रॉप जिसमें आपने काम किया है? हमारा फोकस हॉर्टिकल्चर रहा है अभिनव, और
फ्रूट साइड हमने ज्यादा काम किया है एज कम्पेयर टू वेजिटेबल साइड। कोई कारण? कोई कारण नहीं है, चीजें पकड़ में आती गई, मार्केट डिमांड आता रहा। वेजिटेबल भी पीछे के 1-1.5 सालों में हमने बहुत करने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट 40-50 क्रॉप्स पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो कोर साइंस, जैसे आप बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जैसे चेंज कहाँ होगा, अगर आप पोमोग्रेनेट का प्लांट देखें तो बड़ा होता है, 1-1.5 मीटर उसका रेडियस होगा, है ना, उनका रूट बहुत डीप होता है। विज़ावी आप अगर टमाटर देखें तो इतना ही बड़ा होगा, या फिर अगर मंडप में लगाए तो इतना बड़ा होगा, उनकी रूट शैलो होती हैं। दोनों प्लांट का नेचर अलग है, इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेम्स हैं, उसमें कंपैरेटिवली सॉफ्टर स्टेम्स हैं, तो उसमें पानी का रिक्वायरमेंट भी कम है। सो ये गणित हम बदलते रहते हैं, ये गणित हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फार्मर्स के साथ काम करते हैं, अपने फार्म्स पे वैलिडेट करते हैं कि भाई इसको कितनी ज़रूरत है उतनी। जैसे हमें पता लग गया कि भाई ग्रेप को पूरे सीजन में 5.5 लाख लीटर पर प्लांट फॉर एन एग्जाम्पल चाहिए, पर टमाटर को या कॉलीफ्लावर को सिर्फ 1 लाख लीटर पर प्लांट चाहिए। तो ये जो सारी स्टडी है हम कंटिन्यूसली कर, उस बेसिस पे मॉडल को आप आगे पीछे कर सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी एग्रीकल्चर में एआई और कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है? जैसे आप उसका कुछ उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि आपने बोला कि ये बहुत ही छोटा एक हिस्सा है और कुछ भी बहुत सारी चीज़ हो रहे हैं। एआई इन 2025 एग्रीकल्चर में कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ यूज़ भी हो सकता है? बिल्कुल, हम हमेशा वापस जाते हैं उसी आइडियल एग्री वैल्यू चेन पे, है ना। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको। दिल्ली से, नासिक से अगर दिल्ली जाना है तो जाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, है ना। अपन गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए जा सकते हैं, मध्य प्रदेश होते हुए जा सकते हैं, कई तरीके हैं। इस प्रोड्यूस के हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, यहां भी एक एप्लीकेशन है। जैसे आप कह रहे हो कि शेल्फ लाइफ को ध्यान में रखते हुए, करेक्ट, क्रॉप कितना सेंसिटिव है उसको ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे जाना। करेक्ट, ये एक एप्लीकेशन हो सकती है। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज केस बताता हूं आपको, कंप्यूटर विजन का। अभी जब हम स्प्रे लेते हैं फार्म पे ना, तो हम हर प्लांट को स्प्रे देते हैं, है ना। जब रोग लगता है किसी प्लांट में ना, तो पूरे फार्म में एक साथ नहीं लगता, कुछ जगह पे शुरू होता है। लेकिन हम दवाई हर हिस्से पे मार रहे हैं। टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देता हूं। एक कंपनी है निको रोबोटिक्स करके, सुना ना। निको रोबोटिक्स ने ऐसे सिस्टम्स, स्प्रेइंग सिस्टम्स बनाए हैं जो मशीन चलते हुए देखती रहती है कि कौन सा प्लांट बीमार है, और सिर्फ वहीं स्प्रे करती है जो प्लांट बीमार है। कहाँ की कंपनी है ये? इंडिया की है, इंडिया की है ना। बेंगलोर की कंपनी है। अच्छा। उसी जगह स्प्रे किया जहां पे एक्चुअली प्लांट बीमार था। आप सोचो ना, जहां किसान का खर्चा है पूरे फार्म पे स्प्रे करने का, अगर कुछ फार्म्स पे, कुछ प्लांट्स के में समझ हो जाए कि यार यही 500 प्लांट्स में यही 20 बीमार हैं, इन्हीं को स्प्रे करना है। आप सोचो कितना पेस्टिसाइड बचा सकते हैं हम। वो पेस्टिसाइड फूड में नहीं जाएगा, उसका इम्प्लीकेशन कंज्यूमर हेल्थ पे होगा। ये एक एग्जांपल है। आपके भी कॉस्ट कम होंगे। बिल्कुल, फार्मर्स की कॉस्ट, फूड इन्फ्लेशन गिरेगा, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन गिरेगा तो फूड इन्फ्लेशन गिरेगा। इसके बाद आपको और कुछ लार्ज स्केल एग्रीकल्चर के एग्जांपल देता हूं। ब्राजील वगैरह देशों में बहुत बड़े बड़े फार्म्स हैं, 10,000, 20,000, 30,000 हेक्टेयर्स। अब आप सोचिए कि 10,000 हेक्टेयर पे आपको हल चलाना है। अब अगर हम ये देखें कि किसान के परिवार में 4 लोग हैं, तो 4 ही लोग हल चला सकते हैं सिर्फ। अब विज़ावी आपने ऑटोनॉमस सिस्टम बनाए, उनको इंटीग्रेट किया, मतलब ये देख सकते हैं कि आगे क्या है, ये हैंडल घुमा सकते हैं, और ये चूंकि ये मशीन है तो ये कंटिन्यूअस काम कर सकती है। अब दिन हो रात हो, हर वक्त वो ट्रैक्टर चल सकता है ना, ऑटोनॉमस, अपने आप, और उस जमीन को उस डेप्थ पे टिल कर रहा है जितने की जरूरत है। ये भी एक एआई का एग्जांपल है। सब एआई के थ्रू हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि ऑटोनॉमस है ना। जैसे मैंने आपसे कहा कि
संजय की तरह देख सकता है तो संजय की तरह आगे का रास्ता देख रहा है। हैंडल है, हैंडल डिसाइड करे कि ट्रैक्टर इधर जाएगा उधर जाएगा। कृष्ण की तरह गाइड कर रहा है कि नहीं हैंडल सीधा ही रखो बाबा। ये सारे एप्लीकेशंस हैं और हर लेयर को, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग बायोटेक्नोलॉजीज भी बताता हूं मैं आपको। फ्रूट या वेजिटेबल जब खराब होते हैं तो किसी कारण से ही खराब होते हैं। जैसे गर्मी है तो गर्मी की वजह से खराब हुए। हम ऐसा बोलते हैं कि गर्मी बहुत थी तो खाना खराब हो गया, पर वो कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनके कारण वो डिग्रेड होते हैं। ऐसी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो वो डिग्रेडेशंस रोक सकती हैं। उसमें भी पीछे बहुत स्टडी लगती है। एक कंपनी और है, मुझे उनका नाम नहीं है, ग्रीन पॉड लैब्स करके। ग्रीन पॉड लैब्स करके बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। दुनिया में और भी ऐसी कंपनीज हैं, बट वो इस पे बहुत डीपली स्टडी करते हैं कि प्लांट में डिग्रेडेशन क्यों होता है और वो डिग्रेडेशन रोकने का कोई तरीका है। तो उसमें भी बहुत पैटर्न्स की समझ चाहिए। पैटर्न्स में एआई काम आता है। ये एक एग्जांपल हो गया। एआई की एक एप्लीकेशन नहीं है, एंडलेस एप्लीकेशंस हैं। वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं। क्या एग्रीकल्चर या किसान थ्रेटेंड भी हैं एक प्रकार से एआई के कारण? क्योंकि मैं जब नेदरलैंड्स होके आया था लास्ट ईयर, वहाँ पे तो देखा कॉस्ट ऑफ लेबर बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी हाई है, मार्केट सेंटिमेंट्स अलग हैं। वहाँ पे रोबोट्स बहुत काम करते हैं। सो मतलब लार्ज फार्म, जैसे आपने बताया 15-15, 20-20 हेक्टेयर के फार्म रोबोट्स चला रहे हैं वहाँ। तो एक प्रकार से जो जितने लोग खेती में काम कर रहे हैं कम है। क्या इंडिया में लोग को, आपको लगता है एआई एग्रीकल्चर को रिप्लेस करेगा या लोग या किसानों को रिप्लेस कर पाएगा? यार ये बहुत मुश्किल सवाल है ना। इट विल बी लाइक प्रिडिक्टिंग इज फॉर गॉड्स। बट मैं आपको डायरेक्शन बता दो, क्या लगता है आपको क्या होगा? देखो, आप अगर खेती को देखो ना, हम एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ फार्मिंग की बात करते हैं। तो किसान दो काम करते हैं, सोचते हैं, डिसीजन लेते हैं और उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करते हैं। यही करते हैं अपन। सो अपने डिसाइड किया, सोचा कि भाई पानी चाहिए और पानी चलाया। टेक्नोलॉजी आपको बता सकती है कि पानी चाहिए कि नहीं। ऑटोमेशन मशीन को सही टाइम पे ऑन कर सकता है आपके बिना। ये आज भी पॉसिबल है। कल ये भी होगा कि हम फसल जैसे सिस्टम्स बताएंगे कि भाई रोग लग गया है इस फार्म पे और इस जगह लग गया है, और किसी का रोबोट होगा या किसी का ड्रोन होगा जो स्प्रे लेके उड़ेगा और इस जगह जाएगा और बताएगा कि भाई यहां मैंने स्प्रे कर दिया, इतने कवरेज से कर दिया, और वापस फसल को उसने बता दिया, फसल सिस्टम को, कि भाई इस एफिकेसी से मैंने ये वाला स्प्रे कर दिया है। अब तुम अपनी गणित कर लो कि कितने दिन चलेगा। लेकिन अभिनव, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये कहना कि एआई आईओटी और ये सब कर देंगे, ये बहुत मुश्किल है। मतलब मैं ये नहीं देख पा रहा हूं। ऐसा होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि एग्रीकल्चर सिर्फ ये दो हिस्से नहीं है, इसके आगे और सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। जो ऑर्केस्ट्रेशन है वो तो किसी को करना होगा ना। जैसे बिजली से फैक्ट्री में लाइट आ गई, लाइट से लोगों को दिखने लगा, जो लाइन अंधेरे में बंद हो गई थी वो चलने लगी, बट somebody has to orchestrate all of this ना। एआई चलाने वाले होने चाहिए। करेक्ट। सो चलाने वाले तो आपको अभी भी चाहिए, बिजली में पावर जनरेट करने वाला आपको अभी चाहिए। गाड़ी, आप पहिया आया, पहिया जॉब्स थोड़ी लेके गया लोगों की, उसने ह्यूमन प्रोग्रेस की। टेक्नोलॉजी को थ्रेट की तरह से देखना डजंट अलाउ यू टू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज इन अ पॉजिटिव वे। सिंपल शब्दों में, अगर आप डर के रहोगे तो आप कभी ये नहीं सोच पाओगे इसके सहायता में और क्या कर पाऊं। बिल्कुल। सो आप अगर डरते रहेंगे, मतलब मैं क्रिकेट की फील्ड में जाऊंगा तो बॉल लग जाएगी, ये डर के तो फिर मैं छक्का ही नहीं मार पाऊंगा। तो सचिन अगर ये सोचता रहता कि यार गया तो तेज, मतलब लेदर की बॉल है, कहीं अगर यहाँ लग गई तो इट कुड बी फेटल ऑल्सो, तो इस डर से सचिन ही नहीं बनता फिर। तो जो जरूरी है वो ये है कि तकनीक, जैसे पानी, ड्रिप इरिगेशन इंडिया में 90s में आया, राइट। कहने को ये भी कह सकते थे कि यार लेबर
पानी देते थे, वो रिप्लेस हो गए। बट ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस्ड, तो जो लेबर्स थे उनके पास और कंस्ट्रक्शन में अच्छी जॉब्स मिली, अलग चीजें हुई। सो जब आप पॉसिबिलिटीज को नहीं देखते ना, और किसी चीज को एक छोटे हिस्से में ही सिर्फ देखते हैं, तो आपको उसकी सच्चाई नहीं समझ में आती है। वो बहुत जरूरी है। माइंडसेट। बिल्कुल। कल जैसे मैं आपको कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं ना जो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगते हैं, जैसे ली क्वान यू हो गए सिंगापुर में, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, प्रधानमंत्री जी हो गए, बहुत सारे मुझे पॉलिटिकल लोग, बहुत ही कुछ ऐसे लोग पॉलिटिक्स में रहे हैं जो मुझे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेट्समैन दिखते हैं। अब मैं आपको सिंगापुर का एग्जाम्पल देता हूं। सिंगापुर एक मिरेकल है। जो जगह स्वाम्प थी वो 40-50 साल में $80,000 पर कैपिटा इनकम पे बैठी हुई है। अब उन्होंने जब शुरू किया था तो वो ऐसी जॉब्स, ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आए जहां लोगों को काम दिया जा सकता था। जैसे कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग, मशीनें चलानी है, एमएसएमईज, छोटे छोटे काम, कॉटेज इंडस्ट्रीज, है ना। इसलिए क्योंकि लोगों के पास काम करने की क्षमता थी, पर कोई उस वक्त फाइनेंस का एक्सपर्ट नहीं था। तो अगर वो उस देश को फाइनेंस का एक्सपर्ट बनाने की उस वक्त कोशिश करते तो नहीं चलता ना। सो वो उस वक्त ऐसी इंडस्ट्रीज लेके आए जहां लोग काम कर सकें, ज्यादा लोगों को मौका मिले। फिर इन लोगों ने उन फैक्ट्रीज में काम करके अपने बच्चों को फाइनेंस पढ़ाया। सो अचानक बहुत सारे लोग ऐसे मिल गए जो फाइनेंस समझ रखते थे। फिर वो उस वक्त जाके फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज को लेके आए। फिर इन लोगों ने उसको लेवरेज किया। हमें जब सोचना होगा ना, तो ऐसे होलिस्टिक तरीके से सोचना होगा। एआई कल पानी देने लगेगा, स्प्रे करने लगेगा, बट एट द सेम टाइम लोगों के पास कुछ बेटर करने को रहेगा। लोग हो सकता है लोकल सीड मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, लोग खुद में फार्मिंग कम्युनिटीज इतनी केपेबल हो जाएं कि वो कहें कि हमारे इन 50 गांव में ये सीड ट्रेड तो जरूरी है, और सारे जो लोग लेबर का काम कर रहे हैं वो सारे लोग हो सकता है ऐसी चीजें खोजने लगे। सो जब तक आप टेक्नोलॉजी को उस लाइट में नहीं देखेंगे कि व्हाट विल इट ओपन अप, तब तक आप कभी भी ये गेस भी नहीं कर पाएंगे कि समाज कहां जा रहा है, प्रोग्रेस कहां जा रही है। और तब तक आप एक्साइट भी नहीं हो पाएंगे। जैसे नए काम करने के लिए एक्साइटमेंट चाहिए होती है। दैट इज व्हाई विजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो AI is taking people's job or not taking people's job, that should not be the debate. The debate is where do we go by using this technology and how. जैसे ऐसे तो कंप्यूटर जब आया था भारत देश में तो लोगों ने कहा था जॉब चली जाएगी। कंप्यूटर के भरोसे 320 बिलियन जीडीपी था हमारा, 4 ट्रिलियन जीडीपी हो गया है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। सो अगर वहां डर के बैठे होते तो ये सीखता ही नहीं। फिर हमारे पास इतना बढ़िया आईटी टैलेंट कैसे हो। सिंपल चीज़ है जो आपने बोला। मैं आज एआई बहुत सरफेस लेवल पे यूज़ करता हूँ। मानो चैट जीपीटी आदमी यूज़ कर रहा है, लेकिन जो चैट जीपीटी में 30 मिनट में काम कर रहा था, आज मैं 2 मिनट में कर पा रहा हूँ। तो 28 मिनट तो बच गए मेरे। 28 मिनट में या तो एंजॉय करूँ, या कोई और काम करूँ, या अलग चीज़ पे फोकस करूँ। तो किसानों को भी ये चीज़ ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा, सबसे पहले उतना ज़्यादा अफोर्डेबल बनेगा। ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे। बिल्कुल। जब ज़्यादा लोग उसे एक्सेस कर पाएंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा, आप टाइम बचा पाएंगे, तब आप नेक्स्ट सोचो, नेक्स्ट व्हाट। सिंपल चीज़, आई थिंक मेजर टेक बैक यही है। यार एक काम करते हैं, आई डोंट नो हाउ, बट लेट अस टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ एग्रीकल्चर एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू। ओके। India has about 156 million hectares of farmland. 156 मिलियन हेक्टेयर होता कितना है? बहुत हो गया। मैं आपको बताता हूँ इसको 10 कैसे लाख गुने 156। मैं आपको इसको इन्विसाज करना बताता हूँ। हाँ। It is more arable land than 165 countries together have. Wow. So India has more arable land, and I'll repeat, more arable land than 165 countries together have. भारत में उतना लैंड आप कह रहे हो? बहुत जमीन है, एरेबल लैंड। जमीन भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी जगह जहां उगा सकते हैं आप। वी आर ओनली सेकेंड आफ्टर यूएस। उनके पास कुछ 1-8 मिलियन हमसे ज्यादा है। इस 156 मिलियन हेक्टेयर्स में हम सब कुछ उगाते हैं। क्योंकि अगर आप इस देश को देखो ना, ये बहुत
मतलब कमाल की धरती है भाई। यहाँ ठंड भी होती है, यहाँ गर्मी भी होती है, हम्म, यहाँ ऑटम भी है, यहाँ सारे सीजन है, यहाँ काली मिट्टी भी है, यहाँ लाल मिट्टी भी है, यहाँ सारी मिट्टी है, यहाँ बारिश भी होती है, एक ही समय पे ठंडी और गर्मी भी पड़ती है। हम्म, सो अगर भगवान ने कौन सा देश ऐसा बनाया जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत, जिसको फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए ना, वो भारत है। कंडीशंस के हिसाब से। हार बिल्कुल, जमीन, क्लाइमेट, और कितने फार्मर्स हैं। मतलब आप बाहर के देशों में आप घूम रहे हो, लोग ही नहीं है। हमारे यहाँ लोग तो है, कमी नहीं है लोग की। कमी नहीं है लोगों की, और ये हमारी सुपर पावर है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अभिनव, हमारे देश में सब कुछ, मोस्टली सब कुछ उगता है, और सब कुछ उगाया भी जा सकता है। हमारे यहाँ ऑलिव भी उगा सकते हैं, हमारे यहाँ वीट भी उगा सकते हैं, हमारे यहाँ ऑरेंज भी उगा सकते हैं, हमारे यहाँ मैकेडेमिया नट्स भी उगा सकते, सब उगा सकते हैं। अच्छा या बहुत अच्छा, इस पे कमेंट नहीं करूंगा, उग तो जाएगा, पर उगा सब सकते हैं। इसलिए हम सब कुछ उगाते भी हैं, ठीक है। अब अगर आपको फार्मर्स की कंडीशन को समझना है ना, तो आपको उनकी क्रॉप्स को समझना पड़ेगा, उनकी क्रॉप की इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा। अगर आप इस एंगल से एग्रीकल्चर को देखेंगे तो एग्रीकल्चर पिरामिडिकल है। पिरामिड के टॉप पे हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। पिरामिड के बॉटम पे ऐसी क्रॉप्स हैं जो कम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है, कम रेवेन्यू होता है। और फार्मर्स का बिहेवियर कौन सी क्रॉप उगाते हैं उसके बेसिस पे चेंज होता है। मतलब उसका मैं बताता हूं। मैं पोमोग्रेनेट का फार्मर हूं, मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। मैं इस जमीन पे 2.5 लाख रुपया हर सीजन खर्च करता हूं। मैं अच्छा उगाता हूं तो मैं इससे 20-25 लाख रुपए बनाता हूं। अब मैं किसी गांव में 25 लाख रुपए की इनकम है और मेरा 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए का खर्चा है, ठीक है। यानी मेरे पास बचा 10-15-20 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो बचा, 12 लाख 15 लाख रुपए बचा मेरे पास। अब मेरे पास 15 लाख बचेगा तो मैं क्या करूंगा? अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, है ना, घर बनाऊंगा, नई टेक्नोलॉजीज लूंगा और जमीन खरीदूंगा। मुझे यहां से वहां जाना है तो मैं गाड़ी खरीदूंगा। मेरे पास फोन होगा, मेरे पास फोन होगा तो मैं व्हाट्सएप पे लोगों से जुड़ूंगा। मैं यूट्यूब देखूंगा तो एग्री टॉक पॉडकास्ट देखूंगा। अब मैं पोमोग्रेनेट कर रहा था, मैंने एग्री टॉक पॉडकास्ट पे सुना कि यार ऐसी जमीन में एवोकाडो भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते पता नहीं, पर मेरे पास आइडिया आया। तो मैंने कहा, मैं चूंकि मेरे पास पैसा है तो मैं थोड़ी सी जमीन पे 10 पौधे लगा के ट्राई करूंगा। मैं एवोकाडो में फेल हुआ, मैं 4 क्रॉप्स में, और 5वीं क्रॉप मेरी अलग हो गई और वो चल गई। आप इनको देखो वर्सेस एक सस्टेनेंस फार्मर जो 2 एकड़ में वीट उगा रहे हैं। वीट उगा रहे हैं तो 25-50 हज़ार रुपए साल की इनकम है या सीजन की इनकम है। नहीं बहुत होगा तो 1.5-2 लाख रुपए होगी। भगवान की कृपा रही तो एक गाय या भैंस होगी, वहां से भी थोड़ा पैसा बन जाएगा। पर जहां मेरे पास 5-6 लाख रुपया साल का डिस्क्रिशनरी है, वहां मेरे पास कुछ भी पैसा डिस्क्रिशनरी नहीं है, मैं खर्च ही नहीं कर सकता। आई एम फाइटिंग फॉर माई सर्वाइवल। दिस चेंजेस द बिहेवियर ऑफ द फार्मर। अब मैं एग्री टॉक जैसी 10 पॉडकास्ट देखूंगा, यूट्यूब पे तो एग्री टॉक भी दिखेगा और अमेरिका की होती हुई पॉडकास्ट भी दिखेगी। महाराष्ट्र में अहमदनगर में कोई नया यंग फार्मर है, वो कुछ नया ट्राई कर रहा है, मुझे वो भी दिख रहा है। अब अगर मैं ऐसी कई चीजें देखूंगा तो मुझ में कौतूहल होगा और जानने का, मुझ में कौतूहल होगा तो मुझे ट्राई भी करना है। इट चेंजेस योर फंडामेंटल आउटलुक टू लाइफ। सो आप अगर उस पिरामिड पे वापस जाओ तो पिरामिड के बेस पे हम ऐसी क्रॉप्स उगा रहे हैं जिनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम है और रेवेन्यू भी कम है। और जब आप ऊपर जाते हैं तो ऐसी हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। अब 150 मिलियन हेक्टेयर्स में से 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऐसे हैं जिनमें हम हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं। बाकी 120 मिलियन हेक्टेयर में हम बाकी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। 150 मिलियन हेक्टेयर आप कह रहे हैं इसमें उग रहा है सब?
150 मिलियन हेक्टेयर्स, 156 मिलियन हेक्टेयर्स टू बी एक्यूरेट, जहां पे सब कुछ उग रहा है, जिसमें 30 मिलियन हेक्टेयर्स हॉर्टिकल्चर है। वाह, है ना? फॉर्चुनेटली ये भी 3.5-4% CAGR से बढ़ रहा है, यानी ये बताता है कि किसान बदल रहे हैं अपनी क्रॉप्स, वो फील्ड क्रॉप से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की तरह भाग रहे हैं। और आप यही देखो ना, अगर किसी तरीके से मैंने एक वीट के फार्मर को टमाटर उगाना सिखा दिया, मैंने उनकी जिंदगी बदल दी। आप आंध्र प्रदेश में कुछ गवर्नमेंट्स वर ट्राइंग कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर को एज अ टूल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी यूज करें। और आप सोचो ना, एक आधे एकड़ में भी किसान ने सक्सेसफुली टमाटर उगा लिया और भगवान की कृपा से रेट भी मिल गया, इनकम तो ट्रिपल हो गई। और इनकम डिक्टेट्स कि फार्मर का बिहेवियर कैसा होगा। इस 30 मिलियन हेक्टेयर को भी अगर लें, इस 30 मिलियन हेक्टेयर में कुछ 15 से 20 मिलियन हेक्टेयर में ऑलरेडी ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी घुस चुकी है। सो किसान जो फरो इरिगेशन या फ्लड इरिगेशन के थ्रू पानी दे रहे थे, उन्होंने देखा कि अगर पर प्लांट पानी दूंगा मैं, तो इतना पानी जमीन में नहीं भरता कि रूट सांस ना ले पाए, और प्लांट हेल्दी रहा तो आउटपुट हेल्दी हुआ। तो वो सारे किसानों ने कहना शुरू किया, पानी सही तरीके से इस्तेमाल करना है। वर्सेस ऐसे भी किसान हो सकते हैं जिनको अभी तक ये नहीं समझ में आया, तो उनको लगता होगा कि यार अगर पानी भर के खेत में चलाया नहीं तो हम तो खेती नहीं कर पाएंगे। सो हाउ आर फार्मर्स थिंक, इसको डिकोड किया जा सकता है कि वो कौन सी क्रॉप उगाते हैं और उसकी इकोनॉमिक्स क्या है और कितने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, और पूरा बिहेवियर बदल जाता है। जैसे हमारे ऐसे फार्मर्स हैं, और मैं एक दो नहीं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने फार्मर से बहुत फ्रीक्वेंटली बात करता रहूं। सेंसर्स पे उन्होंने महारत हासिल कर ली है। जो चीज सीखने के लिए आपको 4 साल की डिग्री चाहिए, उसके बाद एक्सपीरियंस चाहिए, मैं प्राउडली ऐसा कह सकता हूं कि इस देश में ऐसे फार्मर्स हैं जिन्होंने खोल खोल के ये भी देखा है कि इसमें कौन सा मटेरियल है। ऐसे भी फार्मर्स हैं, सीखने के लिए रेडी हैं। सीखने के लिए रेडी नहीं है, सीखने के लिए हंग्री हैं। उनको चाहिए, उनकी लाइफ का मोटिव यही है कि सीखना है भाई, ये क्रॉप सीखेंगे, ये टेक्नोलॉजी सीखेंगे। आपस में एक दूसरे से बैठ के बात करते हैं कि आज तो ये हुआ वो हुआ। मतलब फार्मिंग एंड क्यूरोसिटी अबाउट एग्रीकल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर देम। और हर वो एलिमेंट जो एग्रीकल्चर को इम्पैक्ट करता है, सरकार की पॉलिसीज हों, क्लाइमेट चेंज के बारे में, लोग ऐसे हैं भाई साहब जो क्लाइमेट एग्रीमेंट क्या था उसके बारे में जानते हैं। आप अगर देश में घूमो, आप बनारस से निकलो, आप हरियाणा के फार्मर से जाके मिलो, आप राजस्थान जाओ, आप हनुमानगढ़ के फार्मर से मिलो, चुरू के फार्मर से मिलो, आप बाड़मेर जाओ, फिर आप गुजरात जाओ, कच्छ जाओ, आप बनासकाठा जाओ, साबरकाठा जाओ, आप महाराष्ट्र घूमो, पूरा वेस्टर्न बेल्ट, नासिक नगर से शुरू होते हुए सांगली तक, आप कर्नाटक आओ, आप चित्रदुर्ग, आप बीजापुर, आपको दिखाई पड़ता है कि चेंज इज देयर ऑन द ग्राउंड। बहुत सारे लोग का ये, जब मैं कई सारे पॉडकास्ट में बोलता हूँ, यही सपना होता है। जो लोग आईटी या किसी इंडस्ट्री से आना चाह रहे हैं टेक्नोलॉजी से, उनको लगता है एग्रीकल्चर में एक प्रकार का सुकून है, एक प्रकार का आपको फ्रीडम मिलता है, जो कि काफ़ी सच है अगर आप अच्छे स्केल पे प्रॉफिटेबली कर पाएँ। लेकिन वहाँ तक का पहुँचने का जर्नी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लाइक एनी अदर बिजनेस। करेक्ट। ये सोच के मत आओ कि डे 1 से आपको वो सुकून मिलेगा। वो मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिजनेस बनाना पड़ेगा आपको, करेक्ट, ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, करेक्ट, राइट। आप एक अल्टीमेटली स्टार्टअप फाउंडर हैं, करेक्ट। आप 6-7 साल से इस इंडस्ट्री में हैं। 2 प्रश्न, सबसे पहले कि फसल या एग्रीकल्चर के प्रति आपने सोचना कैसे स्टार्ट किया, पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात हम डिस्कस करेंगे इसके बाद कि आज 2025 में मैं भी आपसे सीखना चाहता हूँ पर्सनली कि मेरे तरफ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो शायद खेती नहीं कर रहे हैं, उनको किसानों को सपोर्ट करना है, बिजनेसेस खड़े करने हैं, स्टार्टअप्स बनाना है जो किसान के कोर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो एक यंगस्टर अप्रोच कर सकता है एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? 2 प्रश्न में लेते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। एग्रीकल्चर में आना नहीं था बिना, कोई प्लान नहीं था, ये भगवान की कृपा है। मुझे तो यही लगता है कि मतलब दिस वाज गॉड्स विल, सो आई एम डूइंग इट। हमारे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस थे जिन्होंने हमें पुश किया कि हम जाके और फार्मर से मिलें,
हमने लोगों से बात करनी शुरू करी कि भाई एग्रीकल्चर आप कैसे करते हैं। ऐसे ही बस नहीं, हमने कुछ उगाया था, हमने कुछ उगाने की कोशिश करी थी जो अच्छे से हुआ नहीं। वी आर ट्राइंग टू डू कैप्सिकम, वी आर ट्राइंग टू डू हाइड्रोफोनिक्स, नया नया आया था। अच्छा, उस समय। ठीक है। अच्छा, पॉली हाउस में। एंड इट स्टार्ट्स अर्लियर। ओके। सो हमने पहले, मैंने किसी के यहाँ देखा, माई को फाउंडर वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, देन आई ट्राइड डूइंग इट। तो मुझे लगा यार, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये था कि आसान होगा, सब लोग कर लेते हैं। सो आसान तो कुछ नहीं होता जिंदगी में, है ना। सो टमाटर तो नहीं, धनिया उगाने की कोशिश करी सबसे पहले, तो वो ढंग से नहीं होगी। फिर सीखते सीखते हाइड्रोफोनिक्स का एक सेटअप खरीदा था मैंने, फिर हमने बनाया भी, थोड़ा समझ में आया। पॉली हाउस का सेटअप था या वो बाद में किया? अच्छा। वो भी किया, वो भी बताता हूँ। हाइड्रोपोनिक्स बिना पॉली हाउस के? हाइड्रो घर पे करते थे। अच्छा, घर पे? हम घर पे, मतलब ओके। पहले हमने एक कंपनी थी, उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है, एक नीले कलर की ट्यूब थी पहले, उससे इतनी बड़ी ट्यूब से शुरू किया। फिर थोड़ा और बड़ा किया, सीखते सीखते, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी। क्यूरियोसिटी इज ऑल्सो अ थ्रेड। जानने की इच्छा बहुत है, समझने की इच्छा बहुत है। फिर जब ये थोड़ा हुआ तो किसी ने बोला कि उगाना है तो अच्छे से उगाओ। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो हमने वो भी ट्राई किया। हमारा अजम्पशन ये था कि अब तो हमने थोड़ा बहुत सीख भी लिया है, और ये दिमाग से ये नहीं जा रहा था कि आसान है। कोशिश करी कुछ उगाने की, उगा नहीं अभिनव। और पढ़ाई लिखाई बहुत करी, रिसर्च पेपर लिखे, ये सब दुनिया भर का किया, तो ये लगा कि यार इतना मुश्किल तो होना नहीं चाहिए। इतना मुश्किल क्यों दिख रहा है। और यही जानने का कौतूहल था। मतलब कोई कंपनी वगैरह स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था यार, नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं। बस जानने की इच्छा थी, समझने की इच्छा थी। तो लोगों से मिलना शुरू किया, फार्मर से मिलना शुरू किया कि भाई आप कैसे उगाते हो। हम तो उगा रहे थे तो हमसे हुआ नहीं, आपने कैसे उगाया। तो किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने बोला आप उनसे भी मिल लो, ये मेरे दोस्त हैं, बैठो, सब लोग साथ बैठते हैं। तो उनसे पूछा तो उन्होंने थोड़ा अलग जवाब दिया। फिर किसी और से मिले। मेरे को फाउंडर हैं, उनकी फैमिली छत्तीसगढ़ में रहती है। उनके चाचा छत्तीसगढ़ में रहते हैं। उनका वहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस था, बहुत सारे लोगों को जानते थे। वहाँ भी हम गए, वहाँ भी हम लोगों से मिले। वहाँ पे हम ऐसे फार्मर से मिले जो बाहर से पढ़ के आए थे, जो 400 एकड़ में बहुत सक्सेसफुल खेती कर रहे थे। मैंने कहा यार इनमें अलग क्या है। और ये एक थ्रेड बन गया, मतलब 6-8 महीने ये चलता रहा। हमें जो बहुत गजब की चीज समझ में आई वो ये थी अभिनव कि नेदरलैंड्स एक देश है यूरोप में। यस। हमारे यहाँ 156 मिलियन हेक्टेयर हैं, जैसा मैंने आपको बताया। उनके यहाँ 1 मिलियन हेक्टेयर है। एरेबल लैंड। हाँ, करेक्ट। एरेबल भी क्या है, उन्होंने बनाया है, जुगाड़ किया है। 1 मिलियन हेक्टेयर में उन्होंने छोटे से हिस्से में टमाटर उगाया। टमाटर उन्होंने एक्सपोर्ट किया 10,000 करोड़ का। हमारी उस साल कंबाइंड एक्सपोर्ट फ्रॉम ऑल हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस वो $400 मिलियन था। अच्छा, कितना करोड़ था? 400 मिलियन। 400 मिलियन होगा उस वक्त 60-70 रुपए के हिसाब से होता था ना, तो 28-3,500 करोड़ के आसपास। हाँ। और उन्होंने 10,000 करोड़ का टमाटर बेचा था। हमें ये था कि यार गैप क्या है, क्योंकि जमीन भी है, क्लाइमेट भी है, सॉइल भी है, फार्मर्स भी हैं, हमारे पास कमी क्या है। जो समझ में आया वो ये था कि देखो, आप अगर एग्रीकल्चर पास ऑन कैसे होता है, वो है प्रैक्टिसेस के फॉर्म में, कि मेरे पिताजी ऐसे करते आ रहे थे, उन्होंने ये प्रैक्टिसेस डेवलप की और मैं वही प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करता हूं। करेक्ट, जो मैं प्रीवियस जनरेशन सीखा वही करता हूं। करेक्ट। और उसमें एवोल्यूशन होता रहता है, पर वो एवोल्यूशन बहुत स्लो है। जैसे ये प्रैक्टिस ऐसे नहीं, इस तरीके से करनी चाहिए, वो भी करते करते टाइम लगता है। और प्रैक्टिसेस है ना, जैसे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 7 बजे सुबह अगर मैं निकलूंगा बेंगलोर में, तो 8 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। ये विजडम है। पर ये तो डिपेंड इस बात पे करता है ना कि ट्रैफिक उस दिन कितना है। आप हो सकता है 7:30 बजे निकलो तो भी 8 बजे पहुंचो, बट वो साइंस है ना, वो साइंस मिसिंग लगी हमें। और हमें जो समझ में आ रहा था कि वो लोग इसलिए अच्छा कर पाते हैं क्योंकि वो एग्रीकल्चर को आधारभूत विज्ञान की तरह देखते हैं कि भाई एंटेमोलॉजी समझ में आनी चाहिए, फिजियोलॉजी समझ में आनी चाहिए, पानी देने के लिए इवेपो ट्रांसपिरेशन समझ में आना चाहिए, सॉइल का टेक्सचर समझ में आना चाहिए। जब तक ये सब समझ में नहीं आएगा तब तक तो ज्यादा पानी या कम पानी देंगे ना। और हमने अभिनव एक कैलकुलेशन की थी कि जो नेदरलैंड्स की प्रोडक्टिविटी है, उस प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करिए इंडिया लैंड होल्डिंग से,
इतना ज्यादा प्रोडक्शन निकल के आता है ना कि दुनिया में किसी को आधे एकड़ में भी खेती करने की जरूरत नहीं है। हम इतना उगा सकते हैं कि पूरी दुनिया को खिला दें और उसके बाद भी बच जाएगा। और ये इतना माइंड ब्लोइंग था भाई साहब कि हम एग्रीकल्चर में भगवान की कृपा से सोने की खान पे बैठे हैं। जो मिसिंग है वो ये साइंस की नॉलेज। तो हमने एक बहुत ही फैंसी सी प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखी। मैं प्रोडक्ट मैनेजर था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो फार्म लेवल, क्योंकि हर फार्म अलग है, 2 फार्म अगल बगल में होंगे पर उनका सॉइल का टेक्सचर अलग है ना, तो उनका रिस्पॉन्स भी अलग होता है। फार्म लेवल क्रॉप स्पेसिफिक, टमाटर की क्रॉप बिल्कुल अलग है, अंगूर की बिल्कुल अलग है, पैडी की बिल्कुल अलग है। फार्म लेवल क्रॉप स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्टेज स्पेसिफिक। अगर अपन छोटा टमाटर का पौधा देखेंगे तो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा बड़ा होता है तो थोड़ा मजबूत होता है। सो फार्म लेवल क्रॉप स्पेसिफिक एंड क्रॉप स्टेज स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस। एक्शनेबल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि मैं किसान को अगर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी का डेटा दूं तो उसका क्या करेंगे। जब तक या तो सारे किसानों को हम कॉलेज भेज के ट्रेन करते हैं कि भाई आप फिजियोलॉजी समझ लीजिए, आप पैथोलॉजी समझ लीजिए, आप पूरे विज्ञान में महारत हासिल कर लीजिए, जो करने में कई साल लगेंगे, कई डेकेड लगेंगे, उतना टाइम तो है नहीं अपने पास। तो हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो ये सारी चीजें समझता हो और ये गणित करके किसान को ये बताए। जैसे अगर मैं और आप किसान हैं तो हम पूछते हैं एक दूसरे, भाई पानी दे दिया? नहीं भाई कल देंगे, इतने बजे का प्लान किया। क्यों? कुछ रीजन होता है। इसी तरीके से ऐसे बात करें जैसे किसान एक दूसरे से बात करते हैं। फार्म लेवल क्रॉप स्पेसिफिक, क्रॉप स्टेज स्पेसिफिक एक्शनेबल इंटेलिजेंस। और हमने करना इसलिए शुरू किया क्योंकि एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि इस देश में इतनी ताकत है कि हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं, अगर इस देश में हम इरिगेशन करना ही सही से सीख लेना कि प्लांट को उतना ही पानी दें जितने की जरूरत है, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अभिनव, सिर्फ इरिगेशन, अगर कल ब्रह्मा ने सारे किसानों को उठते ही ये बता दिया कि आज तुम इस सीजन में तुम सही डिसीजन लोगे पानी डालने का, यू हैव नो आइडिया व्हाट काइंड ऑफ मिरेकल इट कैन डू फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। केवल अगर मैं पानी ठीक कर दूं, सिर्फ पानी देना सही से सीख जाए, पानी से रोग का प्रेशर कम होता है, पेस्ट का प्रेशर कम होता है, हेल्दी प्लांट होता है, हेल्दी रूट होता है। सिर्फ पानी बता रहा हूं, पानी देना खुद में चमत्कार है। अगर हमें ये लगता था कि ऐसा कुछ बनाएंगे और पूरे देश में फैलाएंगे, एंड इज व्हाट वी आर डूइंग नाउ, कि अगर पूरे देश में फैलाएंगे और हमने किसानों को सही तरीके से पानी देना ही समझा लिया, तो इस देश का, जैसे मैं तो पूरे देश में घूम फिर के बड़ा हुआ हूं ना, तो मेरे ऊपर तो पूरे देश का ऋण है। अगर मैंने किसी तरीके से ये करना भी सिखा लिया लोगों को, कुछ ऐसा किया जिसमें इसमें कंट्रीब्यूट कर पाए हम फसल एज अ कंपनी, तो कम से कम देश का कुछ ऋण तो चुका लिया। इज व्हाट वी आर डूइंग एंड इज व्हाई वी आर डूइंग इट। आपके लिए ये फसल था, उस समय आपको कन्विक्शन मिल गया था कि मुझे यही करना है। मैं यार अभी भी जब ये सोचता हूं कि अगर इस देश में फार्मर्स को हमने इस तरीके से एम्पावर कर दिया कि वो सही तरीके से डिसीजंस ले पाएंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे, तो ये देश पूरी दुनिया को खिला सकता है। कैन यू बिलीव हाउ पावरफुल दिस आइडिया इज? मतलब हम अन्नदाता हो सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। और आप सोचो कि अगर रूरल कम्युनिटीज में एक्सपोर्ट के थ्रू पैसा आने लगा तो क्या गजब हो जाएगा। लोग अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, माइग्रेशन होता है वो माइग्रेशन नहीं होगा, और लोग फार्मिंग करेंगे और टैलेंट बढ़ेगा, सोसाइटल प्रोग्रेस होगी दुनिया। लेकिन भारत से लेगा क्यों? तब सबको खाना चाहिए यार। मतलब उन लोग तो खुद से उगा लेंगे ना। मैं बस लॉजिकली बस सोच रहा हूँ। नहीं, आपका सवाल सही है, पर कहाँ उगा रहे हैं? कहाँ उगा रहे हैं? वीट का प्राइस, फूड इन्फ्लेशन, वीट का प्राइस बढ़ गया क्योंकि वीट सिर्फ यूक्रेन में होता था, है ना। कॉटन का इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, अगर आपको मालूम हो। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। हम दुनिया का कॉटन कंट्रोल करते हैं। हम कॉफी के बहुत बड़े प्लेयर हैं। हम शुगर केन का ग्लोबल प्राइस क्या होगा ये हम कंट्रोल करते हैं। क्यों लेगा? क्योंकि हर जगह आप सब कुछ नहीं उगा सकते।
और खाना, डोंट फॉरगेट, फूड इज द एनर्जी फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस. सो लोगों को खाना चाहिए, फूड चाहिए. जो वो अपने आप उगा लेंगे बहुत बढ़िया, जो नहीं उगा पाएंगे वो तो हम आगे बढ़ाएं, उसको उगाने के बहाने हमारी भी तरक्की होगी. ऐसे कितने देश हैं. आप मिडिल ईस्ट देखें, बहुत सारा लैंड है जो सैंड है, नहीं उगा सकते. दे हैव टू फिगर इट आउट. वी कैन बी यूजफुल टू पीपल ऑफ द वर्ल्ड if they want. If they don't want, I mean, we wish them luck. I hope that every country becomes self-sufficient, but this is an opportunity that we are sitting on. Because हमको तो भगवान ने क्लाइमेट भी दिया, लोग भी दिए, सॉइल भी दी, सब कुछ दिया, सबको नहीं दिया है ना. और वसुधैव कुटुंबकम is what we say, मतलब पूरी दुनिया हमारी फैमिली है. We'll play our role. We have that opportunity to play our role. ऐसे तो सॉफ्टवेयर दुनिया भारत से क्यों खरीदे? खरीद रही है ना. वी आर केपेबल ऑफ इट. हम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं, हम यूपीआई एक्सपोर्ट कर रहे हैं. सो इसलिए दैट इज व्हाई. वाह, आई थिंक काफ़ी इम्पैक्टफुल वो थॉट प्रोसेस अगर लोग देखने लगे. ओवरऑल जो नरेटिव का हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक बदलेगा, जो इस पॉडकास्ट का मेजर उद्देश्य है. मानो कि मुझे वो कन्विक्शन मिल गया कि मुझे क्या करना है, रात को मैं सो नहीं पा रहा हूँ. बट आई थिंक अल्टीमेटली जो हमेशा स्टार्टअप में लोग कहते हैं, आइडिया स्टेज 1 होता है, आइडिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. करेक्ट. एग्जीक्यूशन आप कैसे करते हो, अल्टीमेट की वो है. बिल्कुल सही है. तो अगर आपको किसी बिगिनर को या यंगस्टर को समझाना है कि स्टार्टअप में स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, वो आप कैसे समझाएंगे सिंप्लीफाई करके? बिल्कुल. तो हमने ट्रायल टेक्नोलॉजी बनाई और उनसे जाके कहा कि हमको अपने फील्ड का एक छोटा सा हिस्सा दे दीजिए, और हम सब कुछ सही नहीं है बट हम ये कोशिश करके देखना चाहते हैं, और हमें इस वक्त नहीं मालूम कि ये सही है या गलत है, बट आपका समर्थन चाहिए. तो हम पीपल वर वेरी सपोर्टिव यार. इसके बाद आपको प्रोडक्ट को रिफाइन करना है, उसमें उसकी जर्नी में आगे बढ़ते जाना है. जैसे भाई हमने IoT लगाया तो इसका बैटरी यार कम से कम 1 महीना खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि बारिश होती है, बारिश के सीजन में बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो कम से कम 1 महीना. पहले दिन हो सकता है वो पहले दिन ही खत्म हो जाए, चलेगा. बट बाद में जब आप इसे बहुत सारे फार्मर्स तक लेके जाना है तो कम से कम 1 महीना चलना चाहिए. दूसरा, फार्मर्स ने कहा कि भाई एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए. तो मैंने स्टार्ट किया, मैंने बोला कि नहीं 70% ही एक्यूरेट है, लेकिन 90% होना चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ें. सो प्रोडक्ट की जर्नी क्या है. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप कैसे अपने कस्टमर्स तक पहुंचेंगे और कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं, है ना. जैसे हम हॉर्टिकल्चर फार्मर्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो एक तरीका तो ये होगा कि मैं सबके घर जाऊं, है ना, सबके घर जाऊं और सबको बताऊं. ये तो करने में मेरी जिंदगी बीत जाएगी. पर हो सकता है मैं कोल्हापुर में कोई डीलर हैं जो ऑलरेडी 5,000 किसानों के साथ काम करते हैं, जिनकी ये समस्या है, ऐसा उनका मानना है. मैं उनको खोजूं तो मुझे उनके थ्रू 5,000 फार्मर्स का एक्सेस मिल गया. या फिर एप्पल के फार्मर्स हैं शिमला में जिनके लिए मैंने सोल्यूशन बनाया है, तो मुझे उन तक जाना है. तो एप्पल में कोई हो सकता है फर्टिलाइजर, स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, या कोई ऐसा हो जो प्लांटिंग मटेरियल में काम कर रहा हो कि भाई उनके यहाँ बहुत किसान आते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि किस रास्ते से हम अपने किसानों तक बहुत जल्दी पहुंचे. फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करिए. फिर टीम बिल्डिंग, मतलब इस पूरे प्रोसेस में टीम बिल्डिंग है ना. जैसे कोई फुल प्रूफ मेथड तो है नहीं अभिनव. समटाइम्स यू विल हैव टू हियर योर हार्ट एंड यू हैव टू लर्न थ्रू मिस्टेक्स. करेक्ट. You will learn from your mistakes. And also like this learn from the mistakes, no, एक और बात बताता हूँ आपको. मुझे ऐसा लगता है कि every time you step out of your life, there is 50-50 chance of everything that is going to happen. Correct? And things will go wrong. Some things will go right, some things will go wrong. If you let those experiences change your core and twist them in ways that you are not, that is bad for you. So हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग मिलें जो बहुत ही भरोसे के मिलें, कुछ ऐसा लोग मिले जो सही नहीं करें. अगर मैं उन सही नहीं करे लोगों से ज्यादा सीख लूं और लोगों पे भरोसा करना बंद कर दूं ना, तो आई हैव लॉस्ट माई बीइंग.
सो आपको अपने कोर को भी प्रोटेक्ट करना है कि आपके खराब एक्सपीरियंस होंगे, क्योंकि लाइफ इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस। अगर आपको ये समझ है कि आप कौन हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उस पाथ पे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको समझ है कि आप कौन हैं और आपके कोर हैं, जैसे क्यूरोसिटी इज अ कोर टू मी, ट्रस्ट इज कोर टू मी, अगर कहीं ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं कि आपको विपरीत रिजल्ट्स मिले हैं और आप उसके चक्कर में ट्रस्ट करना बंद कर दें, तो आपने अपना सुपर पावर खो दिया। तो अपने एक्सपीरियंसेस को, लेट योर एक्सपीरियंसेस बी योर टीचर, बट मेक श्योर यू आर लर्निंग व्हाट यू नीड टू लर्न. Make sure that the world's experiences do not fundamentally twist who you are as a person. चलो लेट्स समराइज इट इन टू वेज. एआई एंड टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आपको क्या लगता है होगा? एंड जो हमने डिस्कस किया सेकंड पार्ट, स्टार्टअप्स, बिजनेस, जो मेरा सॉर्ट ऑफ लर्निंग था आपसे, उसके लिए जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको वन सिंगल पीस ऑफ एडवाइस एंड द फ्यूचर ऑफ एआई, दोनों को आप कैसे समराइज कर सकते हैं? यार, the future of AI, IoT or rather technology is fast civilizational progress. And when I say civilizational progress, it is going to encompass everything. बहुत सारी चीजें significantly तेजी से improve होंगी. And I'm very excited about that future. And to people who want to venture and on people who want to be entrepreneurs, work hard. Be sincere. Be honest. क्योंकि जिन चीजों की हमने बात करी है ना, उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. कंपनियां शॉर्टकट्स नहीं होती. जनरेशनल कंपनियां बनाने में जनरेशनल पैशन लगता है. So I have to be as equally excited as my father if I am building a business that he started. Be useful. Like, focus on how do you be useful. You can be useful to your family. You can be useful to your company. You can be useful to your society. You can be useful to your country. You can be useful for the whole globe. To yourself also. But you can be useful to yourself also. That is great. But be useful. The moment you start looking at life from being a useful person to somebody, I think you'll find tremendous purpose and joy. So be useful. Be a constructive force. सुरेंद्र भाई, थैंक यू आपके टाइम के लिए. आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉडकास्ट हमने शूट किया है इन अ रियली लॉन्ग. Really? हाँ, इतना देर शूट नहीं करते हैं, बट मैंने बोला कि मेरे बहुत सारे पर्सनल भी थे, लाइक कॉन्वर्सेशन अच्छा जाता है, सो आई वेंट ऑन आस्किंग. थैंक यू फॉर योर टाइम. No, well, I'm happy to be here. Yeah. Yes. I got an opportunity to know you as a person. Right, And I'm absolutely. excited to know. You never know what will happen in 100% future. आगे मिलके who knows what are the things we do together. Exactly. मैं आप हूँ, फसल एग्री प्लास्टो, एंडलेस है. Exactly. Positive That's my impact. point. हाँ, बी यूजफुल, वो समरी रहेगा. मैं भी आपसे कहूँगा व्हाट वी डू एज इंडिविजुअल्स, या जो वीडियो लोग देख रहे हैं, कोशिश करो खुद को यूजफुल होने का एंड दूसरे को यूजफुल होने का. Correct, यार. एंड इस पॉडकास्ट का भी उद्देश्य है, चाहे मैं खेती ना करूँ, आई होप कि किस प्रकार में मैं यूजफुल हो सकूँ ऑडियंस के को. एंड जो आपने बोला कि अपने तरह के लोग को अट्रैक्ट करना, दैट्स गोना बी इक्वली इंपॉर्टेंट. दैट्स माय लर्निंग फ्रॉम यू. थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सी यू सून समटाइम Perfect. in Bangalore. Thank you so much.